this is CCS Tejan Katarian with lots of energy. Let me start with today's session. आज हम लोग बात करेंगे मार्केट फेलियर एंड जो गवर्नमेंट इंटरफेयर करता है इन केस ऑफ मार्केट फेलियर उसके बारे में। ये जो यूनिट नंबर 2 है पब्लिक फाइनेंस का, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। ऑब्वियसली आप पे बहुत सारे इस यूनिट से अप्रोक्सीमेटली 3 to 4 मार्क्स के एमसीक्यूज आने के चांसेस है, सो प्लीज इसको इग्नोर नहीं करना। मैंने ऑलरेडी बहुत बार बताया है, मैं पूरे यूनिट में जो जो एमसीक्यूज बन सकते हैं मैं वो ऑलरेडी आपको जब मैं पढ़ा रही हूँ या जब मैं बता रही हूँ तभी मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगी कि यहाँ से एमसीक्यू आ सकता है, इस तरीके से एमसीक्यू आ सकता है एक फ्रॉम एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव। दूसरी बात, ये यूनिट में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन ज्यादा है बिकॉज देखो, पहली बात तो आपने मार्केट में पूरा कॉन्सेप्चुअल सीखा है। मार्केट चैप्टर आपका ऑलरेडी हो चुका होगा ऐसा मैं अज्यूम कर रही हूँ, बिकॉज माइक्रो इकोनॉमिक्स पहले आप लोग कंप्लीट कर लेते हो फिर माइक्रो पे आते हो, तो मार्केट फेलियर में से मार्केट पार्ट जो है वो आपको आता होगा एंड उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स देखे थे। अब हम लोग कॉन्सेप्ट्स नहीं देखने वाले, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन और डेटा देखेंगे। डेटा यानी कि बहुत लिमिटेड डेटा है, बट हाँ इन्फॉर्मेशन बहुत सारा है। तो वो जो इन्फॉर्मेशन जो बहुत सारा है उसको याद करने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, तो इसलिए रट्टा मारना नहीं है, ये बात याद रखो। आपको बस ये समझना होगा कि किस तरीके से एमसीक्यू आएंगे, लॉजिकली आपने कैसे उस एमसीक्यू को अप्रोच करना है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट मी स्टार्ट विद द मार्केट फेलियर। तो सबसे पहले तो हम लोग परफेक्ट मार्केट का मतलब क्या होता है वो समझते हैं, उसके बाद समझेंगे कि मार्केट फेलियर होता क्या है। ओके, सो परफेक्ट मार्केट का मतलब क्या है कि जहां पे आपके जितने भी इकोनॉमी में रिसोर्सेज है वो सारे सही जगह पे आपने अप्लाई करे हैं। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इन अ करेक्ट मैनर आप लोगों ने किया है। प्राइस बिल्कुल सही है, मार्केट में सप्लाई सही है, डिमांड उतना ही चाहिए, मतलब जितना होना चाहिए उतना ही है। क्वांटिटी सप्लाइड या प्रोडक्शन भी उतना हो रहा है, या जो राइट प्राइस राइट क्वांटिटी फॉर फ्रॉम द कंज्यूमर्स पर्सपेक्टिव ऑल्सो एंड फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स पर्सपेक्टिव ऑल्सो, या अलोंग विद दैट अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज जो है वो एफिशिएंटली इफेक्टिवली हुए हैं। सब कुछ जब परफेक्टली सब कुछ सही तरीके से चलेगा तब आप उसको बोल सकते हो परफेक्ट मार्केट। बट देखो, जैसे जिंदगी में सब कुछ परफेक्ट नहीं चलता है वैसे मार्केट में भी सब कुछ परफेक्ट नहीं चलता। इसमें से कुछ भी ऊपर नीचे हो गया ना, इसमें से कुछ भी ऊपर नीचे हो गया इसका मतलब आपका मार्केट फेलियर हो गया। तो ये बेसिक पहले तो समझ लो, सब कुछ सही चल रहा है सब परफेक्ट, बट सब कुछ सही नहीं चल रहा है, कुछ ना कुछ तो कि गलत प्राइस आ रही है, या तो फिर गलत प्राइस नहीं है तो फिर सप्लाई उतना नहीं हो रहा है, या तो फिर जो रिसोर्सेस सही तरीके से लगाना चाहिए अप्लाई करना चाहिए सही जगह पे वो नहीं हो रहा है, या कुछ ना कुछ तो कांड हो रहा है, तो फिर वो इसका मतलब हम समझेंगे कि मार्केट फेलियर हो रहा है। तो ये जो मार्केट फेलियर होता है, मार्केट फेलियर का मतलब क्या है? मार्केट फेलियर ओनली मीन्स दैट the market does not function in the way that it should be. It should be मतलब परफेक्ट मार्केट जैसे वर्क करना चाहिए वैसे मार्केट वर्क नहीं कर रहा है, इट्स दैट सिंपल। अगर वैसा है तो आप उसको मार्केट फेलियर बोल सकते हो। मार्केट फेलियर इज अ सिचुएशन इन विच फ्री मार्केट लीड्स टू, फ्री मार्केट मतलब कौन सा? फ्री में जहां पे गुड्स बेचे जा रहे हैं वो मार्केट की बात नहीं कर रहे। फ्री मार्केट मतलब जहां पे डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस के बेसिस पे सब कुछ चल रहा है, मार्केट मैकेनिज्म होता है। तो फ्री मार्केट लीड्स टू मिस एलोकेशन ऑफ द सोसाइटीज रिसोर्सेज इन द सेंस दैट इधर ओवर प्रोडक्शन or under production of particular goods and services leading the less than the optimal outcome. So basically देखो, हमारा पर्पस बहुत सिंपल होता है हमेशा, दैट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जैसे आपके पास अगर 100 घंटे हैं तो 100 घंटे का आप लोगों ने मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करके पढ़ाई करना चाहिए, सो दैट एटलीस्ट यू कैन पास और एटलीस्ट यू कैन स्कोर गुड स्कोर। मतलब आप लोगों ने 300 प्लस या ऐसा समथिंग शायद मे बी यू में अचीव। तो आपको ये समझना है कि आपके जो रिसोर्सेस है आप किस तरीके से चूज करना चाहते हो, पढ़ाई में डालना चाहते हो 100 घंटे, या आपको मतलब टाइम पास करने में डालने को, आपका चॉइस है। सो सिमिलरली इकोनॉमी के जितने भी रिसोर्सेस होते हैं, फिर पेड़ पौधे पानी हवा सब सब रिसोर्सेस है, लैंड एवरीथिंग इज रिसोर्सेस, तो हर रिसोर्सेस को आपको ऑप्टिमली यूटिलाइज करना है। अब कई बार क्या होता है, बिकॉज हम लोग फ्री मार्केट इकोनॉमी में भी ऑपरेट करते हैं, तो जिसकी वजह से ऐसा पॉसिबल होता है कि मतलब ऐसा पॉसिबल है कि कभी कभी ओवर प्रोडक्शन हो या कभी कभी अंडर प्रोडक्शन हो। मतलब क्या? देखो, एज अ प्रोड्यूसर सोचो, आप जहां पे आपका प्रॉफिट होगा वहीं पर आप प्रोडक्शन करोगे और उतना प्रोडक्शन करोगे जहां पर आपको प्रॉफिट मिलेगा। जहां पर आपको प्रॉफिट नहीं वहां पे आप जाओगे नहीं। तो इसकी वजह से क्या होता है, आप जो रिसोर्सेज का अलोकेशन करते हो वो शायद मिस अलोकेशन हो जाए, और जिसकी वजह से अंडर प्रोडक्शन किसी चीज का हो सकता है जबकि वो जरूरी चीजें हैं जिनका प्रोडक्शन करना है, या ओवर प्रोडक्शन भी हो सकता है जो चीजें जरूरी नहीं है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स, एंड इसी को सब इन सबको मिलाकर ही बोला जाता है मार्केट फेलियर।
तो मार्केट फेलियर दो तरीके से हो सकता है, वन इज कंप्लीट मार्केट फेलियर एंड द सेकंड इज पार्शियल मार्केट फेलियर। तो कंप्लीट मार्केट फेलियर का मतलब क्या है भाई, डिमांड तो है उन गुड्स की लेकिन सप्लाई जीरो है, डिमांड तो है लेकिन सप्लाई जीरो है, मतलब मिसिंग मार्केट्स है। तो जैसे यहाँ पे क्या लिखा है देखो, कंप्लीट मार्केट फेलियर का मतलब होता है इन केस ऑफ मिसिंग मार्केट्स लाइक occurs when the market does not supply the product at all despite of the fact that such product or the services are wanted by the people। जैसे फॉर एग्जांपल प्योर पब्लिक गुड्स, बेसिकली प्योर पब्लिक गुड्स इज नथिंग बट व्हाट, पब्लिक गुड्स में यूजुअली प्रॉफिट नहीं होता है, तो जिसकी वजह से भले ही डिमांड क्यों ना हो कोई सप्लाई करने के लिए जाएगा नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ तो गार्डन्स या पार्क्स जो होते हैं वहां पे यूजुअली प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को आप देखोगे कभी इन्वेस्ट नहीं करते हो, जबकि उनकी डिमांड है लेकिन उनका सप्लाई जीरो है फ्रॉम प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, इसीलिए तो गवर्नमेंट आता है। तो इसलिए बोला जाता है कि फ्री मार्केट इकोनॉमी में जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस होती है वो प्योर पब्लिक गुड्स जो होते हैं उनको उनका सब मतलब डिमांड होने के बाद भी सप्लाई जीरो करता है, इसका मतलब कंप्लीट मार्केट फेलियर हुआ। और दूसरा होता है पार्शियल मार्केट फेलियर, ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के पर्सपेक्टिव से, यहाँ पे 3 एमसीक्यू बनेंगे आपके, एक तो ये डेफिनेशन, दूसरा कंप्लीट मार्केट फेलियर मतलब क्या, तीसरा पार्शियल मार्केट फेलियर मतलब क्या। पार्शियल मार्केट फेलियर का मतलब क्या होता है, पार्शियल मार्केट फेलियर ऑकर्स when the market does actually function but produce either the wrong quantity of the product or at a wrong price, so this results in the loss of economic welfare। so basically कंप्लीट में क्या होता है रे, कंप्लीट में क्या होता है, कंप्लीट में ऐसा सिचुएशन क्रिएट होता है जहां पे आप लोगों का जो मार्केट है, कंप्लीट में क्या होता है कि आप लोगों का जो मार्केट है वहां पे मतलब डिमांड बिल्कुल भी, डिमांड तो है लेकिन सप्लाई बिल्कुल भी नहीं है। और जहां पर पार्शियल अगर मैं पार्शियल की बात करती हूँ तो पार्शियल में क्या होता है, पार्शियल में क्या होता है, पार्शियल में आप लोगों का जो डिमांड है, डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे एक्चुअल में प्रोडक्शन भी होता है सप्लाई भी होता है बट रॉन्ग क्वांटिटी में होता है, जिसकी वजह से प्राइसेस भी रॉन्ग डिटरमाइंड होते हैं इन द मार्केट एंड फिर इकोनॉमिक वेलफेयर का लॉस होता है। नेक्स्ट इसकी वजह से देखो, अभी तो पहले तो आपने समझा मार्केट फेलियर क्या होता है, पहले देखा कि परफेक्ट मार्केट क्या होता है, कुछ सही चलना चाहिए, फिर हमने ये देखा कि परफेक्ट मार्केट नहीं होना मतलब मार्केट फेलियर होना। अब मार्केट फेलियर दो तरीके से हो सकता है, या तो कंप्लीटली मार्केट फेलियर होगा या तो पार्शियल मार्केट फेलियर होगा। ये कंप्लीटली ये किस तरीके से होगा ये तो देखा, लेकिन ये मार्केट फेलियर होने की वजह क्या है, ये मार्केट फेलियर होने की वजह क्या है, रीजनिंग क्या है, तो सबसे इंपॉर्टेंट 4 रीजंस होते हैं। देखो 4 रीजंस इसीलिए है बिकॉज परफेक्ट मार्केट कॉम्पिटिटिव मतलब परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट ये एक काइंड ऑफ अ मिथ है। मतलब क्या ये प्रैक्टिकली हो ही नहीं सकता कि सब कुछ परफेक्ट चले, जैसे आपकी जिंदगी में सब कुछ परफेक्ट अच्छा सही नहीं चल सकता, सिमिलरली मार्केट में भी सब कुछ परफेक्ट चले ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। जैसे कि परफेक्ट नॉलेज है लोगों को, सब डिमांड उतना सप्लाई उतना रिसोर्सेस एलोकेशन सब सही से, ये होना पॉसिबल नहीं है, जिसकी वजह से मार्केट फेलियर होता है। बट मार्केट फेलियर के पीछे की वजह ये 4 है। सबसे पहला मार्केट पावर, दूसरा एक्सटर्नैलिटीज, तीसरा पब्लिक गुड्स एंड चौथा इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। एमसीक्यू के लिए आ सकता है, याद रखना 4 चीजें, पहला मार्केट मतलब जो मार्केट का पावर होता है मोनोपोली पावर बेसिकली, दूसरा एक्सटर्नल कोई ना कोई फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से चीजें क्रिएट होती है मतलब मार्केट फेलियर होता है, तीसरा पब्लिक गुड्स एंड चौथा इज इंफॉर्मेशन पूरा नहीं है, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है। तो ये 4 वजह है जिनको हम लोग वन बाय वन समझेंगे, जिसमें से सबसे पहला जो रीजन है वो है मार्केट पावर। सो केयरफुली अंडरस्टैंड व्हाट इज मार्केट पावर। ये ऑलरेडी आपको आता है तो ज्यादा फोकस नहीं करूंगी बिकॉज आप लोगों ने मोनोपोली मार्केट सीखा है। पहली बात तो जब मोनोपोली मार्केट होता है तो जो मोनोपोलिस्ट होता है उसके पास पावर होती है टू डिटरमाइन द प्राइस। वो ट्राई करता है कि वो जितना ज्यादा उसको प्रॉफिट मिल सके, जितना ज्यादा हाई प्राइस रख सके वो उतना ज्यादा प्राइस रखेगा। सो होता क्या है मोनोपोली मार्केट में, मार्केट पावर इज द मोनोपोली मार्केट में क्या होता है, मार्केट पावर मोनोपोली पावर इज द एबिलिटी ऑफ द फर्म टू प्रॉफिटेबली रेज द मार्केट प्राइस एंड ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज ओवर इट्स मार्जिनल कॉस्ट। सो बेसिकली उसका जो भी कॉस्ट होगा उससे ज्यादा ही वो प्राइस रखेगा जिसकी वजह से उसको प्रॉफिट मिले। द फर्म्स एज द मार्केट बिकॉज द मोनोपोली मार्केट है उसके वो प्राइस मेकर है एंड ही कैन चार्ज द प्राइस दैट गिव्स द पॉजिटिव इकोनॉमिक प्रॉफिट्स। अब इसको मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है ऐसा आई अज्यूम बिकॉज यू ऑलरेडी नो पॉजिटिव इकोनॉमिक प्रॉफिट, जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट्स, ये सारी चीजें मार्केट में हो चुकी है। पॉजिटिव इकोनॉमिक प्रॉफिट्स इज नथिंग बट व्हाट कि आपको एबनॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है, एबनॉर्मल अकाउंटिंग प्रॉफिट हो रहा है, आपको बहुत ज्यादा अच्छे से आप वर्क कर रहे हो या इकोनॉमी में ऑपरेट कर रहे हो, इंक्लूडिंग जब आप इकोनॉमिक कॉस्ट को भी कंसिडर करते हो तो आप क्या करते हो एज अ प्राइस मेकर यू ट्राई टू अर्न इकोनॉमिक प्रॉफिट, पॉजिटिव इकोनॉमिक प्रॉफिट, उतना आप प्राइस चार्ज करोगे बिकॉज
बिकॉज आप एक लौते सिंगल सेलर होते हो या प्रोड्यूसर होते हो, मैन्युफैक्चर होते हो, जिसकी वजह से यू कैन कंट्रोल द सप्लाई इन द इकोनॉमी। सप्लाई नहीं है, डिमांड ज्यादा है, तो प्राइस ऑटोमेटिक ज्यादा होता है, तो जिसकी वजह से आप लोग को प्रॉफिट होगा। बट ये प्रॉफिट या डोमिनेंस की वजह से मार्केट में क्या है, क्वांटिटी में भी समटाइम्स राइट चली जाए लेकिन प्राइस सही नहीं होता है, तो इसीलिए अब मार्केट फेलियर होता है। ये हो गया पहला। दूसरा आते हैं, बात करते हैं एक्सटर्नैलिटीज पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, ये कंफर्म है। एक हाथ क्वेश्चन तो यहाँ से आने वाला है, तो मैं जितना अगले 10-15 मिनट में, 15 मिनट तो लगी जाएंगे शायद से, आई डोंट नो, 10-15 मिनट्स में जितना भी मैं बोलूंगी उतना आपको बस समझना है। अगर वो समझ गया तो बात खत्म हो जाएगी, आप लोग को सारी चीजें समझ जाएगी। सो बेसिकली ये जो पूरा पैराग्राफ है, इस पूरे पैराग्राफ को मैंने यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझाने के लिए, क्या बोल सकते हो, एक सही तरीके से उसको आर्टिकुलेट किया है। सबसे पहले तो देखो, हर एक इंडिविजुअल जो अपने टेस्ट प्रेफरेंसेस हैबिट्स में जो चेंज करता है, उसका असर मार्केट पे होता है, ठीक है। तो इंडिविजुअल ने अगर चेंज किया तो मार्केट पे इम्पैक्ट होने वाला है। तो होता क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल हम ऑर्डिनरी वेजिटेबल्स आते हैं जो मम्मी खिलाती, करेला, उसके बाद आई डोंट नो इन हिंदी इट्स भिंडी, और हिंदी मतलब और बहुत सारे वेजिटेबल्स होते हैं जो मुझे मराठी में नाम पता है लेकिन आई डोंट नो इन हिंदी। सो समटाइम्स आई अंडरस्टैंड कि जो ऑर्डिनरी वेजिटेबल्स जो मम्मियाँ बनाती हैं, अब होता क्या है, ऑर्डिनरी वेजिटेबल्स, लेकिन आजकल जो हेल्थ कॉन्शियसनेस जो बढ़ रहा है, या हेल्थ को लेकर जो लोग, हाँ प्रोटीन भी इतना खाना है, ये भी इतना होना चाहिए, ये जो आजकल चल रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स कितने जा रहे हैं या न्यूट्रिशंस कितने जा रहे हैं, उसकी वजह से क्या हो रहा है, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स जो है उसका भी डिमांड बढ़ रहा है। तो होगा क्या, देखो अभी ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स है उसका डिमांड बढ़ेगा, जिसकी वजह से जो ओरिजिनल वेजिटेबल्स है उसका डिमांड कम होगा, एंड इसकी वजह से इसका प्राइस भी असर होता है। बेसिकली एक्सटर्नैलिटीज इज नथिंग बट व्हाट, कि आपके प्रोडक्ट में कुछ आपने कुछ नहीं किया है, लेकिन बाहर से कुछ तो हो रहा है जिसकी वजह से आपके प्रोडक्ट पे या आपके कमोडिटी पे असर होता है। सो बेसिकली कंजम्पशन और द प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट ए, कंजम्पशन और प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट ए, ये एकदम सिंपल डेफिनेशन है, ये याद रख लो। कंजम्पशन या प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट ए इनडायरेक्टली अफेक्ट्स द कंजम्पशन और प्रोडक्शन ऑफ अनदर प्रोडक्ट और बी प्रोडक्ट। सो ए का कंजम्पशन होने की वजह से बी के कंजम्पशन पर इनडायरेक्टली जो अफेक्ट होता है या जो असर होता है, उसे को आप बोलते हो एक्सटर्नैलिटी। सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे प्राइस का कनेक्शन नहीं लगाने का, यहाँ पे भले ही मैंने प्राइस आपको बताया है सिर्फ इसलिए ताकि आपको इकोनॉमिक कंडीशन समझे, लेकिन एक्सटर्नैलिटीज यूजुअली डील्स इन सच अ वे कि भाई एक ने कुछ तो कांड किया जिसकी वजह से दूसरे के प्रोडक्ट के डिमांड पे असर हो रहा है। इट्स दैट सिंपल। सो ये, इसको आप क्या बोल सकते हो, एक्सटर्नैलिटी बोलते हो। एक्सटर्नैलिटी को अल्टरनेटिव वर्ड्स जो है वो याद रखना, मैंने आपको बताया, किताब के एंड में लिख के रख देना। एक्सटर्नैलिटीज को बोला जाता है स्पिल ओवर इफेक्ट्स, थर्ड पार्टी इफेक्ट, नेबरहुड इफेक्ट, साइड इफेक्ट। तो ये चार नाम है किसके, सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नैलिटी के। अब एक्सटर्नैलिटीज जो होती है वो या तो पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव होगा। पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी मतलब क्या, एक एक कांड का बेनिफिट दूसरे को मिल रहा है, मतलब क्या, बेनिफिट एक्शन ऑफ वन अनदर कन्फर्स, मतलब टू गिव, कन्फर्स बेनिफिट्स टू अनदर। एंड निगेटिव मतलब क्या, कॉस्ट, मतलब एक्शन ऑफ वन पर्सन, एक्शन ऑफ वन कॉस्ट द अनदर पर्सन। तो अगर निगेटिव है तो दूसरे को नुकसान होगा एक के कांड की वजह से, और अगर पॉजिटिव है तो एक के कांड की वजह से दूसरे का फायदा होगा। सो दिस इज व्हाट एक्सटर्नैलिटीज इज ऑल अबाउट। तो थोड़ा सा मैं यहाँ से पढ़ा के आपको समझा देती हूँ, मतलब पढ़ के आपको समझा देती हूँ। 2 मिनट के लिए ध्यान से समझो, ये आपको एमसीक्यू पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऑलरेडी मैंने आपको ये जो आपको इतना पूरा एक्सप्लेनेशन ये जो दिया ना, ये स्क्रीन पे जो आपके है इस वक्त, ये दिस एक्सप्लेनेशन इज नथिंग बट टोटल बेसिस पर जो आपको वहां पे समराइज किए हुए 2 पैराग्राफ है, बस इतना ही सिंपल सा मतलब है उसका। देखो मतलब क्या है, एक्सटर्नैलिटीज, इफ द इंडिविजुअल डिसाइडेड टू स्विच द कंजम्पशन अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, मैंने जो वेजिटेबल का एग्जांपल दिया जिसकी वजह से आपका पूरा डिमांड पे असर हो गया। सो द प्राइस सिस्टम वर्क्स एफिशिएंटली बिकॉज मार्केट प्राइसेस कन्वे द इंफॉर्मेशन टू द प्रोड्यूसर ऑल्सो एंड टू द कंज्यूमर ऑल्सो। सो प्राइस की वजह से प्राइसेस का इंफॉर्मेशन कंज्यूमर को भी है और प्रोड्यूसर को भी है, ऐसा अजम्पशन किया गया है। बट ये क्या हमेशा होगा क्या, नहीं। बट अलॉन्ग विद दैट एक और चीज है, हाउएवर द कंजम्पशन और द प्रोडक्शन ऑफ वन एक्टिविटी और एक्टिविटी ऑफ वन डन बाय वन पर्सन हैज द इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑन द अनदर, और उसी को क्या बोला जाता है, एंड सच एफर्ट, ये ध्यान रखना, सच इफेक्ट आर नॉट रिफ्लेक्टेड इन द प्राइस डायरेक्टली
उसको बोला जाता है एक्सटर्नैलिटी। बेसिकली हमको कंजम्पशन, प्रोडक्शन, डिमांड पर, सप्लाई पर फोकस करना है, ना कि प्राइसेस पर, इन केस ऑफ एक्सटर्नैलिटी सबसे पहले। उसके अल्टरनेटिव वर्ड्स दिए हैं। अब इसकी वजह से इसका एक टेक्निकल डेफिनेशन आपको ऐसे का ऐसा एग्जाम में आ सकता है, जहां पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स हो सकता है। सो द ओरिजिनेटर ऑफ एक्सटर्नैलिटी इम्पोजेस द कॉस्ट, या तो कॉस्ट करेंगे या तो बेनिफिट देगा। कॉस्ट किया मतलब निगेटिव एक्सटर्नैलिटी हुआ, बेनिफिट दिया मतलब पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी हुआ। तो originator of externality imposes the cost or benefit on the others who are not responsible for initiating the effect। कुछ किया भी नहीं है लेकिन फिर भी असर हो रहा है। सिंस इट ऑकर्स आउटसाइड द प्राइस मैकेनिज्म मतलब डिमांड सप्लाई जो प्राइस डिसाइड करते हैं, इसके बियॉन्ड चले जाता है ये। इट हैज नॉट बीन कॉम्पेंसेटेड फॉर, इन अदर वर्ड्स इट इज अनइंटरनलाइज्ड, और द कॉस्ट और द बेनिफिट जो भी दूसरी पार्टी डिराइव करती है। ये अनइंटरनलाइज्ड का मतलब क्या है मैं समझाऊंगी, थोड़ा सा वेट करना बस। अब ये जो एक्सटर्नैलिटीज होती है, एग्जाम में आ सकता है कौन सी एक्सटर्नैलिटीज पॉजिटिव होती है, कौन सी नेगेटिव होती है, आगे जाके आएगा। मैंने पहले ही बता दिया क्वेश्चन कैसा फ्रेम होगा, तो आप अब सही जवाब तक पहुंचने के लिए सही सवाल मैंने बता दिया। अब पहले सवाल पता है तो अब जवाब ढूंढ सकते हैं हम लोग। तो सबसे पहले तो मैं बात करती हूँ, दो तरीके से उन्होंने एक्सटर्नैलिटीज को बताया है, एक है प्रोडक्शन के पर्सपेक्टिव से, एक है कंजम्पशन के पर्सपेक्टिव से। प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटीज अगर निगेटिवली इम्पैक्ट करता है तो क्या होगा, एंड अगर पॉजिटिवली इम्पैक्ट करता है तो कैसे होगा। दोनों भी हो, एक्सटर्नैलिटीज कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अकाउंट नहीं करे जाते। क्या कहा मैंने, जो भी हो एक्सटर्नैलिटीज जो होती है, निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, अकाउंट नहीं करे जाते, जिसकी वजह से वो उसका प्राइस में रिफ्लेक्शन नहीं आता है। प्राइस में रिफ्लेक्शन नहीं आता है मतलब प्राइस में एक्सटर्नैलिटी का जो कॉस्ट होता है वो इंक्लूड नहीं होता है। सो हाउ इट वर्क्स, जैसे फॉर एग्जांपल मैं पहले बात करती हूँ निगेटिव एक्सटर्नैलिटी पे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल फैक्ट्री वेस्ट, फैक्ट्री का वेस्ट होता है, हमको सबको पता है। तो फैक्ट्री जो वेस्ट करता है वो या तो एयर पोल्यूशन क्रिएट करेगा, या जैसे फॉर एग्जांपल रिवर्स में पोल्यूशन, मतलब रिवर्स में वो जो अननेसेसरी केमिकल जो वाला पानी जो जाता है, या जिसकी वजह से वाटर पोल्यूशन होता है। तो वाटर पोल्यूशन की वजह से क्या होता है, हेल्थ हैजार्ड्स क्रिएट हो जाते हैं फॉर पीपल हु आर यूजिंग इट, जो भी वो नदी का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। ये मतलब मैंने जब अभी बीच में मैं गई थी मतलब वाराणसी और वो सारे एरियाज में, तो गंगा का पानी जब मैंने देखा, लिटरली मतलब पूरा केमिकल उसमें मिक्स है, ये समझ में आ रहा था। सो दिस इज व्हाट हैपनिंग, मतलब क्या कि अब जो इतना इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, इतना फैक्ट्रीज को इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, फैक्ट्रीज मतलब अनशट प्रोडक्शन कर रहा है, और जिसकी वजह से जो चीजें खराब हो रही है, रिसोर्सेज खराब हो रहे हैं, जैसे एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा, कार्बन एमिशन इतना स्ट्रांग है हमारे कंट्री का। दूसरा जो वाटर पोल्यूशन हो रहा है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। अब उसकी वजह से क्या हो रहा है, वाटर पोल्यूशन की वजह से हेल्थ हैजार्ड्स क्रिएट होते हैं। जो भी इंसान को पानी पी रहा है, इस्तेमाल कर रहा है, या इवन वो छोड़ो, जो पानी पी रहा है वो तो ये लोग इंसान है, ये इंसान है, ठीक है। जो इंसान पानी पी रहे हैं, या जो फिशरमैन जो फिश पर भी देखो, उसमें जो फिश है या जो भी प्लांट होते हैं, तो ये सब पर भी असर होता है, वो गंदा जो भी पानी मिक्स हो रहा है अच्छे पानी में, जिसकी वजह से फिशरमैन का भी लॉस हो रहा है, बिकॉज फिश रिसोर्सेज कम हो रहे हैं। तो दिस इज हाउ इट इज इम्पैक्टिंग, बट ये चीजें अकाउंट नहीं करी जा रही है। तो ये सारे एक्सटर्नल निगेटिव एक्सटर्नैलिटीज है, जिसमें एक का कांड है, फैक्ट्री का कांड है, लेकिन असर बाकी सब पे हो रहा है। और दूसरी तरफ होता है पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज, मतलब क्या कि देखो, प्रोडक्शन करते वक्त आपको ट्रेन जो भी एम्प्लॉयज होते हैं उनको ट्रेनिंग देना पड़ता है कि किस तरीके से पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चलेगा। तो ये जो ट्रेनिंग होता है टू द एम्प्लॉयज, जिसकी वजह से उनका स्किल्स डेवलप होते हैं, स्किल्स बढ़ते हैं। तो जब वो जॉब स्विच करेंगे तब उनके रेज्यूमे में या जो भी सीवी वो बना रहे हैं उसमें वो उनको बेनिफिट देता है कि हमने ये चीजें करी थी। तो ये जो ट्रेनिंग होता है, तो ये भी एक्सटर्नल फैक्टर हो बन जाता है। जब वो जॉब स्विच करेगा उसको इजी, मतलब उसके लिए बेनिफिट है वो। या फिर जैसे गार्डन में आप वॉक कर रहे हो तो आपकी हेल्थ अच्छी हो रही है, तो अगेन दिस इज एन एक्सटर्नल व्हाट यू कैन से एक्सटर्नैलिटीज या पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज है ये। तो एक्सटर्नैलिटीज प्रोडक्शन मतलब क्या, वो गार्डन का जो मैन्युफैक्चरिंग, मतलब गार्डन जो बनाया गया है, पार्क्स जो बनाए गए हैं, जिसकी वजह से हेल्थ अच्छे हो रहे हैं लोगों के, तो ये प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटीज हुई। एट द सेम टाइम दूसरा होता है कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटीज, ठीक है। कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटीज मतलब क्या, अगेन इसमें नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल लोग सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट फूकते रहते हैं, बीड़ी पीते हैं, हाँ या ना। तो अब अगर आप उस एरिया में हो जहां पे लोग सिगरेट पी रहे हैं, ठीक है, भले ही आप भी सिगरेट ना पियो, लेकिन अब बिकॉज वो पी रहे हैं तो उसका जो वो धुआं होता है
passively you are also absorbing that. So this is what happens when we are talking about consumption negative externalities, कि एक का स्मोकिंग, पैसिव स्मोकिंग बाय अदर्स, या फिर जैसे दूसरा एग्जांपल हो गया लाउड म्यूजिक होता है बहुत एक्सट्रीम कॉन्सर्ट्स वगैरह में, तो जिसकी वजह से नॉइज पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है, या क्रिएटिंग लिटर्स लाइक मतलब बहुत सारे ऐसे एस्थेटिक लुक्स जो होते हैं वो उसमें अगर आप लिटर्स क्रिएट करते हो तो जिसकी वजह से उसका लुक खराब हो जाता है। या एक स्टूडेंट, जैसे ये तो सबसे बेस्ट एग्जांपल दिया कि जैसे एक स्टूडेंट डिस्टर्ब करता है लेकिन पूरे क्लास को डिस्टर्ब हो जाता है एक स्टूडेंट के चक्कर में, तो डिस्टर्बेंस इन क्लास बाय वन अफेक्टिंग ऑल द अदर स्टूडेंट्स। सो कंजम्पशन मतलब तुम पढ़ने के लिए आते हो लेकिन एक स्टूडेंट परेशान कर देता है, तो वो स्टूडेंट जो परेशान करता है तो वो मतलब मैं आई कैन कनेक्ट विद दिस पॉइंट, मेरे लिए तो बहुत ज्यादा बड़ा एक्सटर्नल निगेटिव एक्सटर्नैलिटी है ये, क्योंकि एक स्टूडेंट अफेक्ट करता है पूरे क्लास में बाकी लोगों पर भी इम्पैक्ट होता है, या अल्कोहल वगैरह एक्सेट्रा। तो ये सारी चीजें जो है वो कंजम्पशन करने की वजह से दूसरों पर भी असर करती है। वही एट द सेम टाइम पॉजिटिव अगर कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटीज की मैं बात करूँ तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप आपकी इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग रखेंगे तो आपको बीमारियां कम होंगी, और अगर वो कंटीजियस बीमारियां होंगी और अगर आपकी इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग है तो जिसकी वजह से कंटीजियस जो डिसीजेस होते हैं वो आगे नहीं फैलेंगे। जैसे कोविड या कोरोना जब आया था तो कोरोना में जितने लोगों की इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग था उनको थोड़ा सा कम असर हुआ एज कंपेयर टू अदर्स। अगर आपकी इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग है आपको कोरोना होगा नहीं, आपको नहीं हुआ इसका मतलब दूसरे को भी नहीं होगा। सो अगेन आपके अच्छे का मतलब आपके कंजम्पशन या आपके जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसका बेनिफिट दूसरे को मिला है। सो दिस इज व्हाट पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी। या हेल्थ क्लब्स होते हैं, हेल्थ क्लब्स की वजह से एफिशिएंसी बढ़ती है लोगों की, तो अगेन दिस इज पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी। इतना याद रखना, एग्जाम में आ सकता है कौन सा पॉजिटिव है कौन सा निगेटिव है, या कौन सा प्रोडक्शन है कौन सा कंजम्पशन है, तो यही एग्जाम्पल्स आएंगे तो ये याद रखना। उसके बाद लेकिन ये ध्यान से समझो, ये सारा तो हमने देख लिया प्रोडक्शन, ये देखो ये जितना भी लिखा है ना यहाँ पे प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी या ये कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी, ये पूरे पेज को आप कट कर सकते हो बिंदास, ये भी सोशल ये सब कट कर सकते हो, और जितना आपके स्क्रीन पे दिख रहा है यानी कि क्या ये जैसे कि ये एक स्क्रीन हो गया आपका कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी का, दूसरा चार्ट ये हो गया आपका प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी का, और तीसरा जो पार्ट है वो है इस पर, सिर्फ इतने पॉइंट पर इतना भी समझ लिया बात खत्म हो गई, आपको और ज्यादा कुछ भी डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब एक बार पढ़ लेना बट उसके बाद बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक बार इतना देख लेना आपका वो टॉपिक डन हो जाता है। 2 मिनट लगेंगे आपको अगली बार ये देखने के लिए एंड टॉपिक डन कर देना, आगे बढ़ना। सो यू हैव टू स्पीड अप वेरी फास्ट, मतलब बिकॉज जब तक आप स्पीड नहीं बढ़ाओगे तक आपका मतलब तब तक बाकी लोग अगर स्पीड में कर रहे हैं आप नहीं कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है वो आगे जाने ही वाले, तो इसीलिए ये याद रखो। तो अब ये जो एक्सटर्नैलिटी वाला फैक्टर आप लोगों ने देखा, एक्सटर्नैलिटी में उन्होंने बेसिकली क्या समझाया है कि 2 तरीके की कॉस्ट होती है, एक होता है प्राइवेट कॉस्ट और एक होता है सोशल कॉस्ट। ठीक है, प्राइवेट कॉस्ट का मतलब क्या है कि प्रोडक्शन प्रोसेस कैरी करने के लिए जो कॉस्ट लगते हैं। सो ये हमेशा ये याद रखना, ये एग्जाम में एमसीक्यू बन के आएगा, सप्लाई कर्व corresponds only to private marginal cost. I'll explain you how and what this line means. प्राइवेट कॉस्ट का मतलब क्या है कि जो जब आप गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हो तब जो आपको कॉस्ट लगता है उसे क्या बोला जाता है, प्राइवेट कॉस्ट। तो प्राइवेट कॉस्ट का मतलब क्या हुआ कि आप अगर सपोज मान लो आपने अगर सप्लाई बढ़ाना है तो आपका कॉस्ट भी बढ़ सकता है, बट आप लोगों ने कॉन्सेप्ट सीखे होंगे फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और वो सारे कॉन्सेप्ट सीखे होंगे। सो एज अ सप्लायर एज अ प्रोड्यूसर आप सोचो कि आपका अगर मार्जिनल कॉस्ट बढ़ जाएगा, आपका अगर मार्जिनल कॉस्ट बढ़ जाएगा तो आप प्रोडक्शन नहीं करोगे। सो आपका जो सप्लाई है वो डिपेंड करता है कि आपका मार्जिनल कॉस्ट कितना है, और ये प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट लिखने की वजह ये है कि सोशल कॉस्ट यानी कि टोटल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, प्राइवेट कॉस्ट प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट। प्राइवेट कॉस्ट मतलब क्या है, प्राइवेट कॉस्ट मतलब ऑलरेडी हमने देख लिया कि जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं जो कॉस्ट लगेगा प्लस एक्सटर्नैलिटीज की वजह से जो कॉस्ट लगता है एक्सटर्नल कॉस्ट, वो होता है आपका टोटल कॉस्ट एक्चुअली। बट एक्चुअल में होता क्या है कि प्राइवेट कॉस्ट तो अकाउंट कर लिया जाता है, प्राइवेट कॉस्ट तो अकाउंट होता है, लेकिन एक्सटर्नल कॉस्ट कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं मेंशन करता है या अकाउंट नहीं करता है, जिसकी वजह से क्या होता है आपका जो टोटल कॉस्ट होता है वही आपका प्राइवेट कॉस्ट बन के रह जाता है इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो हम लोग ये देखते हैं कि यार प्राइवेट कॉस्ट बढ़ रहा है क्या, अगर कॉस्ट बढ़ रहा है तो उसके बेसिस पे आपका सप्लाई कर्व
अफेक्ट करता है। तो इसीलिए ऐसा बोलते हैं कि सप्लाई कर्व करस्पॉन्ड ओनली टू द प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट। सो प्राइवेट कॉस्ट मतलब क्या, जो मतलब जो प्रोडक्शन प्रोसेस है आपका, उसको कैरी करने के लिए जो कॉस्ट आपको लगता है सारा प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए, मतलब रॉ मटेरियल या आपका या जो लेबर का वेजेस दे रहे हो, वॉट एवर द कॉस्ट यू आर इनकरिंग टू मेक दैट, टू मेक अ वन यूनिट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट, वो होगा आपका प्राइवेट कॉस्ट। एंड सोशल मतलब क्या, प्राइवेट प्लस एक्सटर्नल। प्राइवेट अकाउंट होता है, एक्सटर्नल अकाउंट नहीं होता है। एक्सटर्नल नहीं होता है मतलब क्या, जैसे फॉर एग्जांपल पोल्यूशन, अभी एयर पोल्यूशन कर दिया आपने प्रोडक्शन करते वक्त, मुझे एक बात बताओ, क्या ये आपके कॉस्ट में इंक्लूडेड था? नहीं। अगर कॉस्ट में इंक्लूड नहीं तो प्राइस में भी इंक्लूड नहीं किया जाएगा। अब प्राइस में भी इंक्लूड नहीं किया जा रहा है मतलब ही बेसिकली आपने इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन दे दिया, इनकरेक्ट पिक्चर दे दिया, एंड जिसकी वजह से मार्केट फेलियर्स होते हैं। सो आई होप सो नाउ यू अंडरस्टूड कि एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से किस तरीके से इकोनॉमी में मार्केट फेलियर होता है, बिकॉज वी कंसिडर ओनली एंड ओनली द प्राइवेट कॉस्ट एंड नॉट व्हाट यू कैन से द सोशल कॉस्ट, जिसमें एक्सटर्नल कॉस्ट भी इंक्लूड किया जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सटर्नैलिटीज। ये आप लोग चाहो तो एक बार पढ़ लेना, बाद में आपको समझ जाएगा। उसके बाद बात करते हैं तीसरा रीजन मार्केट फेलियर का, जो कि है पब्लिक गुड्स। सो बेसिकली ये जो पब्लिक गुड्स है, ये पॉल सैमुअल्सन ने दिया है। अगेन इकोनॉमिस्ट का नाम आ चुका है, तो बाकी आप समझदार हो। Paul Samuelson, who introduced the concept of collective consumption goods in path breaking in 1954, एक पेपर पे उसने लिख दिया, मतलब ये थियोरी उसने डेवलप करी थी, द प्योर थियोरी ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, विच इज यूजुअली रिकॉग्नाइज्ड एज द फर्स्ट इकोनॉमिस्ट टू डेवलप द पब्लिक गुड्स। तो पब्लिक गुड्स का कॉन्सेप्ट लाया किसने था? जो पॉल सैमुअल्सन है उसने लाया था। पॉल सैमुअल्सन ने एक प्योर थ्योरी ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर दिया था, और वो दिया था 1954 में। तो ये तो पहले तो आप लिख के रख देना। दूसरी बात, पब्लिक गुड्स का बेसिकली मतलब क्या होता है? काइंड ऑफ अ सोशलिस्ट इकोनॉमी में जो गवर्नमेंट जिन गुड्स को बनाता है। सो वन पब्लिक गुड्स का मतलब होता है, पब्लिक गुड्स इज डिफाइंड एज, ऑल्सो रेफर्ड एज कलेक्टिव कंजम्पशन गुड्स और सोशल गुड्स। अगेन अल्टरनेटिव नाम आ गया आप लोग के सामने। पब्लिक गुड्स को आप कलेक्टिव कंजम्पशन गुड्स भी बोल सकते हो और सोशल गुड्स भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे लिख के रख देना, कंजम्पशन गुड्स भी बोल सकते हो या तो फिर सोशल गुड्स भी बोल सकते हो। इसके अलावा आप लोग को ये समझना है, ये तो इसका मतलब क्या होता है? as one which all enjoys in common sense that each of the individual consumption of such good leads to the subtraction from the any other individual's consumption of that good। वाह, ये समझ नहीं आया होगा, आई एक्सप्लेन। क्या लिखा है देखो, पब्लिक गुड्स का मतलब होता है डिफाइंड एज द वन, जिसमें आप लोगों ने, मतलब ईच इंडिविजुअल के कंजम्पशन, अगर कोई भी उस कमोडिटी का कंजम्पशन कर रहा है, एक कोई भी बंदा, तो उसकी वजह से दूसरा जो होगा, दूसरा जो बंदा होगा, वो उस कमोडिटी का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, ऐसा नहीं है। द गुड्स लीड्स टू नो सब्ट्रैक्शन फ्रॉम अनदर इंडिविजुअल्स कंजम्पशन ऑफ द गुड्स। मतलब एक ने इस्तेमाल किया तो दूसरा नहीं कर सकता, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सपोज मान लो आप कोई रास्ते से जा रहे हो, रास्ते से जाते वक्त आपको स्ट्रीट लाइट दिख रही है, तो स्ट्रीट लाइट से आपको जितना लाइट मिल रहा है चलते वक्त, उतना ही लाइट दूसरे को भी मिलता है। तो ऐसा नहीं कि आपने कंज्यूम कर लिया, स्ट्रीट लाइट का इस्तेमाल कर लिया उस रिसोर्स का, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे को उस रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना पॉसिबल नहीं होगा। सो यही उनको समझाना है। काइंड ऑफ अ सोशलिस्ट इकोनॉमी में गवर्नमेंट जो गुड्स पर फोकस करता है, स्ट्रीट लाइट्स या पार्क्स या ऐसे, जिसकी वजह से लोगों को फायदा होगा, एंड एक ने अगर कंजम्पशन किया तो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे पर भी असर होगा या दूसरे पर निगेटिव असर होगा या दूसरे को उसका कंजम्पशन करना पॉसिबल नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। ये उनको समझाना है इन केस ऑफ पब्लिक गुड्स। अलोंग विद दैट, जो यूजुअली क्या होता है, देखो गुड्स जो होते हैं वो प्राइवेट गुड्स होते हैं। मतलब क्या, फ्री मार्केट इकोनॉमी अगर देखते हो तो वो प्राइवेट गुड्स मतलब क्या, वो जो प्रॉपर्टी राइट्स, अगर आपको याद होगा तो फर्स्ट चैप्टर में हमने सीखा था, प्रॉपर्टी राइट्स जो होता है वो इंडिविजुअल का होता है। तो जिसकी वजह से मैंने इस्तेमाल किया तो मैं किसी और को मेरी चीजों का इस्तेमाल करने के लिए नहीं देने वाली। तो बट ऐसा नहीं होता पब्लिक गुड्स में। पब्लिक गुड्स में तो सबका साथ सबका विकास जैसा कॉन्सेप्ट है, मतलब सबके लिए गुड्स है वो, एक अकेले का प्रॉपर्टी नहीं है। तो इसीलिए कैपिटलिस्ट गुड्स में क्या, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है, कंज्यूमशन अगर जो मोस्ट ऑफ द गुड्स का होता है प्राइवेट होता है, एंड जिसकी वजह से एक का अगर एक ने इस्तेमाल कर लिया तो दूसरे को वो इस्तेमाल करने के लिए नहीं मिलेगा। प्राइवेट गुड्स आर नॉट फेस्ड एनी फ्री राइट्स प्रॉब्लम। फ्री राइट प्रॉब्लम मतलब क्या, मुझे बात बताओ, स्ट्रीट लाइट के लिए आप पैसा देते हो क्या गवर्नमेंट को कि यार देखो मैंने ये रास्ते से मैं चला, तो ये रास्ते से चलने का जो स्ट्रीट लाइट का जो मुझे फायदा हुआ है उसके लिए गवर्नमेंट ये पैसा लो। हाँ, वो अलग बात है कि गवर्नमेंट अपनी टैक्स के पैसे से वो बनाता है, वो दैट्स द डिफरेंट स्टोरी। लेकिन आप उसका इस्तेमाल करने का पैसा देते हो नहीं।
सो इसी की लेकिन वही प्राइवेट गुड्स का अगर आपको इस्तेमाल करना है तो ऑब्वियस सी बात है आपको पैसा देना पड़ेगा, राइट? तो अगर आप कोई प्राइवेट मूवी थिएटर में जाते हो तो आप पैसा देकर फिर जाते हो, लेकिन वही अगर आप पार्क में जाते हो तो यूजुअली मैक्सिमम टाइम्स पैसा नहीं होता है। सो प्राइवेट गुड्स डू नॉट फेस एनी फ्री राइट प्रॉब्लम, ये याद रखना एमसीक्यू के लिए। प्राइवेट गुड्स में फ्री राइट का प्रॉब्लम नहीं होता है बिकॉज प्राइवेट गुड्स आर एक्सक्लूडेबल होते हैं, बिकॉज एक्सक्लूसिव होते हैं वो। इट इज पॉसिबल टू एक्सक्लूड एंड प्रिवेंट द कंजम्पशन who have not paid for it। पैसा पे किया तो ठीक है, नहीं पे किया तो जाओ गाड़ में। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स एंड जिसकी वजह से वो क्या हो जाते हैं, रिवोल्यूशन हो जाते हैं, रिवोल्यूशन हो जाते हैं मतलब राइवल्स हो जाते हैं। एंड परचेस एंड कंजम्पशन ऑफ प्राइवेट गुड्स आर वन ऑफ द इंडिविजुअल प्रिवेंट्स द अनदर फॉर कंज्यूमिंग इट। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स कि वो दोनों राइवल्स बन जाते हैं, एक्सक्लूसिव नहीं होते हैं, एक्सक्लूसिव होते हैं इन केस ऑफ प्राइवेट गुड्स एंड वो दूसरे को बेनिफिट नहीं दे पाते। अलॉन्ग विद दैट कलेक्टिव इन नेचर नहीं होते हैं, अगर प्राइवेट की मैं बात करती हूँ, और अगर पब्लिक होंगे तो वो कलेक्टिव इन नेचर होते हैं, नॉन राइवल इन कंजम्पशन होते हैं एंड जिसकी वजह से जैसे एग्जाम्पल स्ट्रीट लाइट। तो इसमें जो एमसीक्यूज बनेंगे वो ये है, ये जो 6 पॉइंट है, ये जो 6 पॉइंट्स है, ये 6 पॉइंट्स में आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला तो पब्लिक गुड्स आर नॉन प्राइवेट गुड्स आर नॉन एक्सक्लूडेबल, नॉन एक्सक्लूडेबल पब्लिक गुड्स आर नॉन एक्सक्लूडेबल, मतलब यहाँ पे जो लिखा है कहा गया, हाँ यहाँ पे क्या लिखा है, प्राइवेट गुड्स आर एक्सक्लूडेबल, मतलब क्या एक ने कंजम्पशन किया तो आप दूसरे को हटा सकते हो जब तक वो पे नहीं करता है। तो पब्लिक गुड्स में क्या होता है, पब्लिक गुड्स आर नॉन एक्सक्लूडेबल गुड्स। पब्लिक गुड्स कैसे होते हैं, नॉन एक्सक्लूडेबल, मतलब आप दूसरे को हटाते नहीं हो, दूसरे को भी साथ में लेकर चलोगे। दूसरा कलेक्टिव इन नेचर होता है, सबके लिए होते हैं। नॉन राइवल इन कंजम्पशन होता है, मतलब ऐसा नहीं कि मैंने मेरा है मैं सेल्फ इंटरेस्ट रखेंगे आप उसमें, ऐसा कुछ नहीं होता है, नॉन राइवल होते हैं। कैरेक्टराइज बाय इंडिविजिबिलिटी, मतलब कैरेक्टर मतलब वो सबके लिए है तो डिवाइड कर सकते हैं सब में ही। वंस द प्रोडक्शन, मतलब एक बार अगर वो बना दिए तो फिर कॉस्ट टू अनदर इज जीरो। सो डायरेक्टली आप वो एज अ कंज्यूमर, तो मैंने बोला ना स्ट्रीट लाइट का पैसा डायरेक्टली देते नहीं हो। एंड समटाइम्स इट सेज दैट दे आर नॉट फेस्ड फ्रॉम एनी फ्री राइट प्रॉब्लम और मैक्सिमम टाइम इट फेस्ड बाय फ्री राइट प्रॉब्लम्स एज वेल। तो देखो ये जो फ्री राइड वाला प्रॉब्लम है ना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आई टेल यू व्हाई। बिकॉज देखो यहाँ पे क्या लिखा था, कहा गया वो फ्री राइड वाला लाइन, फ्री राइड, हाँ ये वाला लाइन, प्राइवेट गुड्स डू नॉट फेस एनी फ्री राइड प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो यूजुअली क्या होता है कि प्राइवेट गुड्स जो होते हैं उनके आप फ्री में तो बांटते नहीं हो। तो यहाँ पे लेकिन पब्लिक गुड्स के केस में क्या होता है, फ्री राइड वाला प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ तब नहीं होता है जब उसको चार्ज किया जाएगा, ओनली इन केस ऑफ चार्ज। मतलब क्या, जैसे अगर मैंने जैसे बहुत सारे पार्क्स ऐसे होते हैं, लेक वाला व्यू अगर आपको देखने, लेक्स जो होते हैं वहां पे जो पार्क्स बनते हैं तो वहां पे टिकट देना पड़ दिया जाता है, 10 रुपए 20 रुपए ऐसा टिकट लेते हैं आप लोगों से, है ना। तो वहां पे अगर आप लोगों ने टिकट लिया तो फ्री राइड प्रॉब्लम्स नहीं, अदरवाइज फ्री राइड प्रॉब्लम्स रहेंगी। तो ये याद रखना, ये थोड़ा सा ट्रिकी पॉइंट है जहाँ पे फ्री राइड प्रॉब्लम्स प्राइवेट के केस में तो होते ही नहीं है, बिकॉज फ्री का तो कुछ मिलता नहीं है। और यहाँ पे क्या होता है, फ्री राइड्स प्रॉब्लम्स होते हैं जहाँ पर आप सोशल एक्टिविटी जैसा कर रहे हो, यहाँ पे मतलब फर्क नहीं पड़ता ना, मतलब नुकसान भी हो जाए तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि पार्क्स की कोई झूला टूट जाए और वॉट एवर है, यू डोंट वरी अबाउट दैट बिकॉज यू डोंट केयर ऑल्सो। सो वो फ्री राइड्स प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन अगर चार्ज करना पड़े, मतलब चार्ज किया जाए तो ऑब्वियस सी बात है तो आपको फ्री राइड प्रॉब्लम्स तब फेस नहीं करने पड़ेंगे। तो या तो आप ऐसा लिख के रखो ओनली इन केस ऑफ चार्ज, अदरवाइज फ्री राइड प्रॉब्लम्स रहेंगे, अदरवाइज फ्री राइड प्रॉब्लम्स रहेंगी, फ्री राइड प्रॉब्लम्स रहेंगी, ये लिख के रख देना। तो ये जो बनेंगे ना, इस पे आपके एमसीक्यूज बन जाएंगे कि नॉन एक्सक्लूडेबल है या नहीं, कलेक्टिव इन नेचर है या नहीं, राइवल्स है या नहीं कंजम्पशन में, कैरेक्टराइज्ड बाय इंडिविजिबिलिटी, ये इस पर ही आपका एमसीक्यू बनने वाला है पब्लिक गुड्स के लिए। तो ये लिख के रख देना। नेक्स्ट उसके बाद आगे, तो ये जो पब्लिक गुड्स होते हैं, ये पब्लिक गुड्स का एग्जांपल्स जैसे कि नेशनल डिफेंस, हाईवेज, पब्लिक एजुकेशन या साइंटिफिक रिसर्च जिसकी वजह से सबको बेनिफिट मिले, लॉ एनफोर्समेंट, लाइट हाउस, फायर प्रोटेक्शन, डिजीज प्रिवेंशन, पब्लिक सैनिटेशन एक्सेट्रा। नाउ पब्लिक गुड्स आर जनरली मोर vulnerable to the issues such as externalities, inadequate property rights और free right problems। क्या क्या लिखा है, public goods are generally more vulnerable to the issues like externalities, inadequate property rights and free right problems। मैंने अभी जस्ट वही समझाया आपको, आप वहां पे और एक चीज चाहिए तो ऐड करके लिख दो, इनएडिक्वेट प्रॉपर्टी राइट्स, वो जो 6 पॉइंट्स लिखे थे ना हम लोगों ने, फ्री राइट प्रॉब्लम्स होती है,
इसमें और एक लिख के रख दो सातवां, कौन सा? इनएडिक्वेट प्रॉपर्टी राइट्स। इनएडिक्वेट प्रॉपर्टी राइट्स ऐड कर देना बस ये। इनएडिक्वेट प्रॉपर्टी राइट्स, तो ये आपको फेस करना पड़ता है। कहा गया इनएडिक्वेट प्रॉपर्टी राइट्स। तो ये सारे होते हैं एंड जिसकी वजह से आपको प्री राइट प्रॉब्लम्स हो सकती है। द एब्सेंस ऑफ एक्सक्लूडेबिलिटी इन केस ऑफ पब्लिक गुड्स, तो टेंडेंसी क्या होती है कि आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है उसमें, तो फर्क नहीं पड़ता, उसका नुकसान हो या कुछ भी हो, आपको फर्क नहीं पड़ने वाला, वही उन्होंने समझाया है वहाँ पे। और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन उस पर ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए नहीं जाते हैं, बाय बिकॉज दे डोंट वांट कि वो ऐसे गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग करे जिसमें उनका नुकसान हो रहा हो। उसके बाद अगला है फोर्थ प्रॉब्लम जो कि इंपॉर्टेंट है, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन किसकी वजह से, मतलब क्या है इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन का मतलब है जहां पे कॉम्प्लेक्सिटी है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की। तो आपने प्रोडक्ट सर्विसेज की जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है, जैसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, लेकिन लोगों को पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं होता है। उसके अलावा डिफिकल्ट टू हैव द गेटिंग द करेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑल्सो, सही इन्फॉर्मेशन ढूंढने जाओ तो सही सोर्सेज नहीं मिल रहे, आपको सही सोर्स नहीं पता तो तुम कैसे सही इन्फॉर्मेशन तक पहुंचोगे। या तो फिर कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग जानबूझ के आपको मिसलीड करने के लिए कई सारे आपको स्कीम्स में फंसा देते हैं, या जैसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में कई सारे स्कीम्स में आपको फंसाकर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं होता है, तो आपको डेलिबरेटली मिसगाइड करके मिस इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। तो ये इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन की वजह से मार्केट फेलियर होता है। मार्केट फेलियर में ये जो इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन आया है, ये असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन की वजह से होता है। मतलब क्या असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, ये एमसीक्यू में बन सकता है। दैट असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन ऑकर्स व्हेन देयर इज अ इम्बैलेंस इन द इंफॉर्मेशन बिटवीन द बायर एंड सेलर। मतलब बायर एंड सेलर, या तो कुछ चीजें बायर को पता है सेलर को नहीं, कुछ चीजें सेलर को पता है बायर को नहीं। ये जो इम्बैलेंस होता है जिसकी वजह से ये असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन क्रिएट होता है, मतलब सबको सही इन्फॉर्मेशन नहीं पता है, सबको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं पता। जैसे फॉर एग्जाम्पल लैंडलॉर्ड नोज मोर अबाउट द प्रॉपर्टी देन द टेनेंट्स। कई बार ऐसा होता है कि आपको पता है एज अ लैंडलॉर्ड, आपको पता है कि यहाँ पे पानी का प्रॉब्लम है, लेकिन आपने बताया ही नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है टेनेंट को कैसे पता होगा। तो अगेन ये एक प्रॉब्लम होती है। या जैसे बोरोवर नोज द एबिलिटी टू रीपे अ लोन देन द लेंडर, मतलब लेंडर रीपे कर पाएगा नहीं, वो उससे ज्यादा बोरोवर को लेंडर के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के बाद पता चल जाता है। तो अगेन वो, या फिर यूज कार जो आप लोगों ने सेकंड हैंड कार्स होती है या जो टू व्हीलर्स होती है, उसमें जिसका कार या जिसकी भी गाड़ी होगी उसको ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी एज कम्पेयर टू जो बाय करने वाला होगा। हेल्थ इंश्योरेंस के केस में आपको पता है कि आपकी हेल्थ कितनी खराब है या कितनी अच्छी है। कई सारे स्टूडेंट की बहुत डैमेज हेल्थ होती है, रात में सोते नहीं, टाइम पे खाते नहीं, बाहर का पूरा टाइम खाना होता है, मतलब पूरा टाइम मोबाइल में स्क्रीन के सामने रहना होता है, एक्सरसाइज करते नहीं, और पेट फूला जा रहा है, पता नहीं एज है उनकी 20 साल लेकिन दिखते हैं जैसे पता नहीं 25 30 साल 30 40 साल के बूढ़े हो चुके हो, ऐसे भी कई सारे होते हैं सिचुएशंस। तो यहाँ पे होता क्या है, हेल्थ के वजह से आपका जो हेल्थ होता है, हेल्थ में आप पूरा आपके हेल्थ की इंफॉर्मेशन ना देने की वजह से हेल्थ इंश्योरेंस वालों को आपके हेल्थ के बारे में पता नहीं होता। या फिर जैसे इनसाइडर इंफॉर्मेशन होती है फाइनेंशियल मार्केट की, जिसका फायदा उठा के लोग प्रॉफिट कमाते हैं और आपको स्टॉक टिप के नाम पे बेचा जाता है कुछ भी। तो ये सारी चीजों की वजह से असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन होती है, एंड जिसकी वजह से क्या होते हैं, दो चीजें होती है, एक एडवर्स सिलेक्शन होता है या तो मोरल हैजार्ड्स होते हैं। एडवर्स सिलेक्शन का मतलब, मैं एक सिंपल लैंग्वेज में, ये पूरा पैराग्राफ का सिंपल लैंग्वेज यही है कि जिसके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन है उसका फायदा, दूसरे का नुकसान। जिसको ज्यादा पता है उसका फायदा होगा, जिसको नहीं पता है उसका नुकसान होने वाला है, इज दैट सिंपल। सो इसका मतलब क्या हुआ, एडवर्स सिलेक्शन होता है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस मार्केट के केस में, इंश्योरेंस मार्केट के केस में क्या होता है, जो लो प्रीमियम होते हैं, लो प्रीमियम उन लोगों को चार्ज किया जाता है जहां पर लो रिस्क होता है। जहां पर हाई रिस्क होगा लोगों का, वहां पर हाई प्रीमियम चार्ज किया जाएगा। तो ये हाई प्रीमियम एंड लो प्रीमियम के चक्कर में होता क्या है, लोग अपनी सही हेल्थ कंडीशन नहीं बताते इंश्योरेंस कंपनी को। लोग क्या करते हैं, अपनी हेल्थ इंश्योर अपनी लाइफ की सही कंडीशन, हेल्थ की सही कंडीशन सामने वाले को नहीं बताते। जैसे अगर देखो, जैसे एक्स पर्सन है, वाई पर्सन है, एक्स पर्सन बोल रहा है कि उसका हेल्थ खराब है फिर भी वो बता नहीं रहा, या जिसका हेल्थ अच्छा है और वो बता रहा है लेकिन फिर भी लोगों को फिर भरोसा नहीं हो सकता इंश्योरेंस कंपनीज को। क्यों? क्योंकि लोग इन्फॉर्मेशन छुपाते हैं। सो ड्यू टू द टेंडेंसी ऑफ पीपल कि वो हेल्थ रिस्क जो होता है वो बताते नहीं है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज होती है वो ऑलरेडी अपना प्रीमियम बढ़ा चढ़ा के आपसे चार्ज करती है। बेचारे जिसका हेल्थ अच्छा है, जिसको हेल्थ इंश्योरेंस कभी कभी गलती से लग सकता है, इसलिए वो हेल्थ इंश्योरेंस, जो कि बहुत मैंडेटरी है सबको, इसीलिए वो हेल्थ इंश्योरेंस लेता है।
उसकी हेल्थ अच्छी है लेकिन उसके बाद भी उसको हेल्थ इंश्योरेंस लेना है जस्ट बिकॉज ऑफ प्रिकॉशनरी स्टेप एंड बट बिकॉज वो अच्छी हेल्थ होने के बावजूद भी इंश्योरेंस प्रीमियम इतना ज्यादा हाई करके रखा होता है इंश्योरेंस कंपनी ने बिकॉज ऑफ दिस मिसलीड ऑफ इंफॉर्मेशन, जिसकी वजह से वो भले ही अपने अच्छा हेल्थ हो लेकिन फिर भी इंश्योरेंस लेने की इच्छा भी होगा तब भी वो इंश्योरेंस नहीं लेता है। सो बिकॉज बाय नॉट रिवीलिंग द एक्चुअल हेल्थ, इंश्योरेंस कंपनी मैनेजमेंट उनका जो हेल्थ का मतलब उनका जो क्लेम का जो रेशो होता है उनका वो बहुत ज्यादा हैवी रिस्क के साथ होता है एंड दैट्स व्हाई द बीइंग लो रिस्क जो होता है वो चूज करता है, जिसका हेल्थ हेल्थ अच्छा होता है उसको लो रिस्क होता है हेल्थ खराब होने का, तो वो चूज करता है नॉट टू टेक इंश्योरेंस ओनली। सो अगेन जिसकी वजह से आप बेसिकली आपने क्या किया, एडवर्स सिलेक्शन कर दिया, चॉइस गलत कर दिया। सो हैविंग मोर अनहेल्दी इंश्योरेंस बाय द मोर एक्सपेंसिव इंश्योरेंस एंड बाकी लोग इंश्योरेंस लेते ही नहीं है। या फिर जैसे सेकेंड हैंड कार्स के केस में होता है, मतलब क्या, सेकेंड हैंड कार्स के केस में पूरा इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज होता नहीं है जिसकी वजह से कंज्यूमर जिसका देखो गाड़ी के दो तरीके की गाड़ी आपको सेकेंड हैंड में मिलेगी सेकेंड हैंड मार्केट में, एक तो जिसका कंडीशन थोड़ा खराब होता है एंड दूसरा जिसका कंडीशन बहुत अच्छा है। बट जिसका गाड़ी है जो सेकंड हैंड बेच रहा है उसी को सारे इन्फॉर्मेशन पता होगा। तो होता क्या है, बिकॉज ऐसे कई सारे लोग होते हैं जिनका सेकंड हैंड कार का कंडीशन भले ही डाउन हो, डिग्रेडेड हो, खराब हो, उसके बाद भी बड़ा चढ़ा के बोलेंगे कि बहुत भारी है, जिसके चक्कर में जिनका जेन्युइनली अच्छा कंडीशन का गाड़ी होता है सेकंड हैंड कार, वो अपने उनको जो प्राइस मिलता है वो कम मिलता है बिकॉज ऑफ दीज काइंड ऑफ पीपल। सो व्हाट हैपेंस इज भले ही आपकी क्वालिटी अच्छी हो कार की लेकिन फिर भी प्राइस कम मिल रहा है। सो दिस हैपेंस इन केस ऑफ सेकंड हैंड कार्स में, जिसको आप लेमन्स प्रॉब्लम बोलते हैं। लेमन प्रॉब्लम याद रखना, लेमन्स प्रॉब्लम इज नथिंग बट व्हाट, एक डेवलप किया है जॉर्ज अखेरलॉफ ने इन रिलेशन टू द सेकंड हैंड कार, जो जिसमें बोला गया है सेकंड हैंड कार की जो पोर क्वालिटी ऑफ कार होती है उसको लेमन्स बोलते हैं। उसकी वजह से जो अच्छी क्वालिटी की जो मतलब भले कंडीशन अच्छा हो गाड़ी का लेकिन फिर भी प्राइस कम मिलता है। सो लेमन प्रॉब्लम्स याद रखना। सो दिस इज ऑल अबाउट लेमन्स प्रॉब्लम। तो जिसके और ये क्या था तुम्हारा पूरा का पूरा एडवर्स सिलेक्शन। अब दूसरे की बात करते हैं, दूसरा है मॉरल हैजार्ड्स। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, अगर आप ध्यान से देखोगे, इट इज द एक्शन ऑफ मेकिंग द वन मार्केट एक्सचेंज ब्ला 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 ब्ला। तो ये जो लिखा हुआ है ना, दिस लिखा हुआ इज नथिंग बट, अगर मैं सिंपल में बोलूं तो जिसके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन है उसका फायदा, दूसरे का नुकसान। तो आप बोलोगे मैम फिर एडवर्स सिलेक्शन एंड मॉरल हैजार्ड फर्क क्या बचा? तो एडवर्स सिचुएशन एंड मॉरल हैजार्ड में फर्क ये है आपके सामने, असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन की वजह से एडवर्स सिलेक्शंस होते हैं। मतलब क्या, एक पार्टी के पास ज्यादा इंफॉर्मेशन है जो कि रिलेवेंट है फॉर योर कॉन्ट्रैक्ट देन द अदर, जिसकी वजह से आप सब ऑप्टिमल डिसीजन लेते हो, मतलब आप आपका जो डिसीजन है वो ऑप्टिमल लेवल पर नहीं ले पाते हो, जैसे फॉर एग्जांपल लाइफ इंश्योरेंस। एंड मॉरल हैजार्ड्स का मतलब क्या है, इन्फॉर्म्ड पर्सन टेकिंग द एडवांटेज ऑफ लेस इन्फॉर्म्ड पर्सन, जैसे फॉर एग्जांपल कार इंश्योरेंस। लेकिन यहां पर दिक्कत क्या होती है, यहाँ पे सब ऑप्टिमल डिसीजंस नहीं लिए जा रहे। यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका पूरा मार्केट हैम्पर हो रहा है। लाइक फॉर एग्जांपल कार इंश्योरेंस, तो मैंने आपको अभी समझाया कार इंश्योरेंस, जैसे कार देखो यहाँ पे क्या होता है समझाती हूँ। कार इंश्योरेंस के केस में आप केयरलेस हो जाते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता है कि आपके कोई कार का इंश्योरेंस है, तो यू मेड रैश ड्राइविंग करो आप, या फिर यू मे ड्राइव रैश योर, आप मतलब कैसे भी गाड़ी चला रहे हो, कहीं पर भी पार्क कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, और उसकी वजह से आपकी गाड़ी को अगर डैमेज होता है तो ऑब्वियस सी बात है कार इंश्योरेंस कंपनी से आप पूरा इंश्योरेंस ले लोगे। तो इसकी वजह से आप होता क्या है यहाँ पे, आप यहाँ पे इन्फॉर्म्ड पर्सन, देखो इंश्योरेंस कंपनी आकर ये चेक नहीं कर सकती हर बार कि आप कैसे कार ड्राइव कर रहे हो या आपकी हेल्थ कंडीशन कैसी है या क्या कर रहे हो। तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है ना, कार इंश्योरेंस मतलब क्या कि यहाँ पे यू बिकम केयरलेस, यहाँ पे आप सब ऑप्टिमल डिसीजन ले रहे हो, यहाँ पे आपको केयरलेस होने की वजह से एक का जो एडवांटेज, एक ज्यादा इंफॉर्मेशन रखता है जिसकी वजह से वो एडवांटेज लेता है दूसरे का। यहाँ पर भी सेम होता है लेकिन यहाँ पे सब ऑप्टिमल डिसीजंस लिए जाते हैं और यहाँ पर आप केयरलेस हो जाते हो। तो ये फर्क है मॉरल हैजार्ड्स एंड असिमेट्रिक, व्हाट यू कैन से असिमेट्रिक एडवर्स, असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन की वजह से जो एडवर्स सिलेक्शन होता है, ये याद रखना, असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन की वजह से एडवर्स इफेक्ट होता है। यही उन्होंने समझाया जैसे मेडिकल इंश्योरेंस के बारे में। कार इंश्योरेंस हो गया एक एग्जाम्पल है मेडिकल इंश्योरेंस का। मेडिकल इंश्योरेंस मतलब जैसे आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो तब जब अगर सपोज मान लो खुदा ना खास्ता
2 मिनट के लिए अज्यूम कि आप लोग एडमिट हो चुके हो, तो एडमिट होते हो तो आपको पता है कि आपका हेल्थ इंश्योरेंस है, तो यू वेस्ट द रिसोर्सेस। मतलब क्या कि जो चार्ज होती है एक्सेसिव फीस, सामने वाला चार्ज कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप प्रीमियम रूम्स लेकर बैठ रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, या जो भी फर्क नहीं पड़ रहा ना, क्योंकि तुमको पता है वो रिम्बर्स होके मिलेगा। सो यू बिकम केयरलेस इन मॉरल हैजार्ड्स। तो ये ध्यान रखना, ये फर्क है दोनों के बीच में। अब ये सारे हम लोगों ने क्या देखे हैं, प्रॉब्लम्स देखे हैं, जो हम जिसकी वजह से मार्केट फेलियर होता है, वजह देखिए, रीजन देखिए। अब ये जो मार्केट फेलियर होता है, ये मार्केट फेलियर की वजहों की वजह से गवर्नमेंट को इंटरफेयर करने की जरूरत पड़ती है यूजिंग लीगल एंड रेगुलेटरी सिस्टम। तो जैसे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड्स, रेलवेज, ब्रिजेस, वाटरवेज, एयरपोर्ट्स एक्सेट्रा, या इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना पड़ता है रूल ऑफ लॉ, लीगल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के थ्रू, या फिर अप्रोप्रिएट कंपटीशन एंड कंज्यूमर फ्रेमवर्क क्रिएट करना पड़ता है। तो कंज्यूम जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट क्या करता है, मार्केट में ये रोल्स प्ले करता है एंड धीरे धीरे क्या करने लगता है, इंटरवेंशन करने लगता है। धीरे धीरे क्या करेगा, इंटरवेंशन करेगा। जो 4 रीजंस देखे थे, कौन कौन से 4? एक तो मार्केट पावर, फिर एक्सटर्नैलिटी, फिर उसके बाद पब्लिक गुड्स, एंड लास्ट देखा था इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, या पूरा इन्फॉर्मेशन, इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन, व्हाटएवर, इन्फॉर्मेशन सही नहीं है, पूरा इंफॉर्मेशन नहीं है, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है। तो हर एक प्रॉब्लम में गवर्नमेंट किस तरीके से इंटरफियर करेगा, इसके बारे में अभी हमको बात करनी है। सो बेसिकली हमने देखा पहले मार्केट फेलियर क्या होता है, फिर वो पार्शियल होगा या कंप्लीट हो सकता है, इसके पीछे की 4 वजह है, उसको 4 डिटेल में देख लिया। अब ये 4 को मतलब प्रॉब्लम, ये जो 4 चीजें हो रही है उसको कंट्रोल करना है। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें फ्री मार्केट में चलती है। तो फ्री मार्केट में जब कंट्रोल करना होगा तो गवर्नमेंट आएगा। तो ये 4 प्रॉब्लम्स में जब गवर्नमेंट इंटरफियर करेगा तो किस तरीके से मार्केट कंट्रोल होगा, उसके बारे में बात करनी है। तो सबसे पहला, गवर्नमेंट इंटरवेंशन टू मिनिमाइज द मार्केट पावर। तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या करता है, गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है, मार्केट पावर इज नथिंग बट व्हाट, मोनोपोली क्रिएट ना हो, इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या लाया है, कंपटीशन एक्ट लाया है 2002 एज अमेंडेड बाय कंपटीशन एक्ट 2007, जिसकी वजह से आप हेल्दी प्रमोट करते हो, हेल्दी कंपटीशन को प्रमोट करते हो। Along with that, the antitrust laws in US, Competition Act 1998 है यूएसए का। यूएसए का जो है वो 1998 है, अपना जो है 2002 है। अपन ने बहुत सारी चीजें यही से कॉपी करी है। उसके बाद इसमें होता है, बेसिकली इसमें क्या बोला गया है, पहला तो मार्केट लिबरलाइज करो। मतलब क्या, एक अकेले प्लेयर को रहने मत दो, ज्यादा करके प्लेयर्स को ऐड करो, जिसकी वजह से मोनोपोली क्रिएट नहीं होगी। दूसरा, मर्जर्स एंड एक्विजिशन जो होता है, जिसकी वजह से शायद मार्केट में डोमिनेंस क्रिएट हो, उसको कंट्रोल करना है। क्या करना है, मर्जर्स एंड एक्विजिशन। सपोज जैसे फॉर एग्जांपल, जस्ट 2 मिनट के लिए अज्यूम करो कि अगर एयरटेल एंड जियो, एयरटेल मैक्सिमम लोगों के पास जो कार्ड्स है इंडिया का, जो मतलब मोर देन 60-70%, 70% तक का जो मार्केट शेयर है, 60% ऑफ फॉर जो शेयर है वो एयरटेल और जियो के पास है। तो अगर सपोज मान लो वो दोनों मर्ज हो जाते हैं, तो फिर ऑब्वियस सी बात है, अगर वो दोनों ने मर्जर एक्विजिशन कर लिया तो कंट्रोल उन पर लाना पड़ेगा, बिकॉज दे विल बिकम डोमिनेंट प्लेयर इन द मार्केट, एंड जिसकी वजह से वो पूरा प्राइस रेगुलेशन करेंगे, तो जिस प्राइस को रूल करेंगे। इसीलिए अलोंग विद दैट हम क्या करेंगे, एज अ गवर्नमेंट क्या करेगा, प्राइस रेगुलेशन लाएगा, प्राइस कैपिंग लाएगा। कैपिंग इज नथिंग बट एक अपर लिमिट सेट कर देगा कि भाई इसके ऊपर तुम प्राइस चार्ज नहीं कर सकते, जैसे एमआरपी जिसको हम बोलते हैं, भाई इससे ऊपर तो प्राइस चार्ज नहीं होगा इस प्रोडक्ट का। तो प्राइस कैपिंग हो सकता है, प्राइस रेगुलेशन होता है, प्रॉफिट या जो रिटर्न को लेकर रेगुलेशन, जो रिटर्न वो कमा रहे हैं उसको लेकर रेगुलेशंस लेकर आएंगे। जैसे जो कमाया हुआ पैसा होता है, उसके लिए कॉर्पोरेशंस जो बहुत बड़ा बड़ा पैसा कमाती है, उसको एक सेक्शन 137 ऑफ कंपनीज एक्ट के अंडर सीएसआर एक्टिविटी करके होता है। तो वो बोलते कंपलसरी आपको सीएसआर करना पड़ेगा, मतलब दान करना पड़ेगा आपके प्रॉफिट का पैसा, 2% पैसा। तो वो सारे रेगुलेशंस लेकर आओ। या पैट्रोनेज टू द कंज्यूमर एसोसिएशन, यानी कि जैसे कंज्यूमर के जो एसोसिएशंस होते हैं उनको सपोर्ट करो, जिससे वो जो बिग शॉट कंपनीज है वो कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट ना करें। या इन्वेस्टिगेशन करो इन केस ऑफ कार्टेलाइजेशन। कार्टेलाइजेशन इज नथिंग बट कार्टेल क्रिएट करना, मतलब बिग शॉट पावर्स वाले जो लोग होते हैं वो साथ में आते हैं और डिसाइड करते हैं कि जैसे रिलायंस और जियो साथ में आए और वो बोलते हैं कि आज के बाद हम लोग 1200 रुपए पर महीना चार्ज करेंगे, चाहे जो हो जाए। ऑब्वियसली बात है, उन्होंने साथ में आया, कार्टेल फ्रेम कर दिया और फिर उसके बाद प्रीडेटरी प्राइसेस सिलेक्ट कर दिया और फिर उससे कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट कर दिया। तो उसको लेकर रेगुलेशंस आते हैं। रेस्ट्रिक्शन ऑन मोनोपोली पावर ऑफ फर्म्स, मतलब फर्म का जो अकेले का जो पावर है उस पर रेस्ट्रिक्शन लगाओ, इंपोर्ट कंट्रोल लेकर आओ या नेशनलाइजेशन करो। तो ये सारी चीजों से क्या करता है गवर्नमेंट, जो मार्केट पावर होता है ना,
उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है एंड अलोंग विद दैट खुद नेचुरल मोनोपोली क्रिएट करता है एंड ट्राई करता है कि नेचुरल मोनोपोली होगा जिसकी वजह से देखो नेचुरल मोनोपोली मतलब कि ट्राई करेंगे वैसे इलेक्ट्रिक गैस के केस में नहीं है ऐसा बहुत एक्सट्रीम मोनोपोली नहीं है बट हाँ थोड़ा बहुत लिमिटेड प्लेयर्स है तो ट्राई करेंगे कि कैसे लोगों को लो कॉस्ट मिले भले ही एक ही प्लेयर है या दो प्लेयर है चार प्लेयर है लेकिन लो कॉस्ट पे लोगों को अच्छा बेनिफिट मिले इस बात के लिए फोकस करेंगे नेचुरल मोनोपोलीज में तो ये सारी तरीके से गवर्नमेंट क्या करेगा कंट्रोल करेगा मार्केट पावर को गवर्नमेंट इंटरवेंशन करेगा इन केस ऑफ मार्केट पावर अगला क्या है गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन केस ऑफ एक्सटर्नैलिटीज वेरी इंपॉर्टेंट वन मतलब क्या ध्यान से समझो गवर्नमेंट इंटरफियर करेगा इन केस ऑफ एक्सटर्नैलिटी ऑलरेडी हमने देख लिया इस एक्सटर्नैलिटी का इंटरनलाइजेशन का मतलब क्या है एक्सटर्नल कॉस्ट जो है एक्सटर्नैलिटी की वजह से जो आया हुआ कॉस्ट है जैसे पोल्यूशन हो गया ये हो गया वो हो गया वो कॉस्ट कभी भी मैन्युफैक्चरर अपने प्रोडक्ट में इंक्लूड नहीं करता है तो हम क्या कर रहे हैं जो एक्सटर्नैलिटीज है पोल्यूशन वगैरह उनको हम लोग इंटरनलाइज कर रहे हैं मतलब ये एज अ गवर्नमेंट क्या करेगा जो ये पोल्यूशन का कॉस्ट है उसको इंक्लूड करने के लिए लगाएगा किसमें प्रोडक्ट में कौन करेगा ये गवर्नमेंट करेगा किसके लिए करेगा जो भी फैक्ट्रीज ये पोल्यूशन कर रही है उनके लिए तो ये बेस्ट एग्जाम्पल है जो आपको समझेगा अब कि किस तरीके से गवर्नमेंट इंटरनलाइज करेगा इन सारे एक्सटर्नल कॉस्ट को तो ये ऑलरेडी मैंने बता दिया कि आपको सोशल कॉस्ट हम लोग सिर्फ प्राइवेट कॉस्ट कंसीडर करते हैं सोशल नहीं करते सोशल में बिकॉज एक्सटर्नल भी होता है तो एक्सटर्नल कॉस्ट अकाउंट नहीं होता है तो हमको क्या करना है उसको इंक्लूड करना है जिसके लिए गवर्नमेंट के पास काफी सारे तरीके हैं जिसमें से सबसे पहले हम लोग निगेटिव एक्सटर्नैलिटीज को किस तरीके से गवर्नमेंट इंक्लूड करता है उस पर बात करेंगे जिसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल है निगेटिव एक्सटर्नैलिटी का पोल्यूशन को इंक्लूड करने के तरीके समझो दो तरीके से कंट्रोल करेगा दो तरीके से मतलब वो जो एक्सटर्नल कॉस्ट होगा पोल्यूशन का उसको इंक्लूड किया जाएगा तो सबसे पहला है डायरेक्ट कंट्रोल और रेगुलेशन पहला कौन सा है डायरेक्ट कंट्रोल और रेगुलेशन दैट इज ओपनली रेगुलेट करो आप निगेटिव एक्सटर्नैलिटीज को या तो दूसरा है मार्केट बेस्ड पॉलिसीज फॉर इकोनॉमिक इंसेंटिव्स मतलब क्या एक तो डायरेक्टली कंट्रोल करो या तो मार्केट बेस्ड पॉलिसीज लाओ डायरेक्ट कंट्रोल बेसिकली इज नथिंग बट व्हाट कॉमन सोल्यूशन इज आल्सो नोन एज कॉमन सोल्यूशन अल्टरनेटिव नाम मिल गया आपको डायरेक्ट कंट्रोल को कॉमन सोल्यूशन भी बोलते हैं इसका मतलब क्या है ये है मतलब प्रोहिबिट द स्पेसिफिक एक्टिविटी एक्सप्रेसली क्रिएट द नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज to require that negative externalities be limited in certain level so basically direct control और ये दोनों मैं एक्सप्लेन करती हूँ 2 मिनट वन बाय वन ये दोनों पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना है इसमें से मैं पहला पॉइंट एक्सप्लेन कर रही हूँ दैट इज डायरेक्ट कंट्रोल लाना मतलब क्या हम क्या कर रहे हैं कि लिमिटेड लेवल तक ही पोल्यूशन हो इस पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं बाय मतलब गवर्नमेंट क्या करता है कोशिश करता है कि कंट्रोल करे जितना हो सकता है उतना लिमिटेड पोल्यूशन हो या नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज क्रिएट हो जिसमें से सबसे पहला है फिक्स द एमिशन स्टैंडर्ड इसके लिए मेरे पास बहुत अच्छा एक एग्जांपल है देखो सेटिंग इंडस्ट्री स्पेसिफिक एमिशन स्टैंडर्ड्स इन इंडिया ये एक आपको ऐसा मतलब ये मेरे पास एक ओडियन से एक आर्टिकल आया था तो इस आर्टिकल के हिसाब से देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पे क्या क्या होता है जैसे ये सारा एग्जीक्यूटिव समरी वगैरह ये सब ठीक है ये रिकमेंडेशन भी ठीक है चेयरपर्सन इसके बाद का इंपॉर्टेंट है ठीक है ये पूरा कॉन्टेंट ये देखा जाता है कि कौन सा इंडिया में कहाँ पे कितना कौन एमिशन कर रहा है 10 सिटीज बेस्ड ऑन मतलब कॉन्सेंट्रेशन मतलब कहाँ पे कितना एमिशन हो रहा है एयर पोल्यूशन कहाँ पे ज्यादा है कहाँ पे कम है ऐसा स्टडी पूरा आएगा ऐसे स्टडी के बाद यहाँ पे मिनिस्ट्रीज होती है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है या सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है जिसको उन्होंने लाया था पोल्यूशन एक्ट के अंडर तो ऐसे बोर्ड्स एस्टैब्लिश करे हैं एंड उसके बाद उन्होंने पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए ना कुछ स्टैंडर्ड्स लाए हैं जो उन्होंने यहाँ पे लिखे थे देखो यानी कि क्या सिस्टम फॉर कैटेगराइजेशन मतलब क्या अगर इंडस्ट्री ने इंडेक्स दिया है उन्होंने अगर आप 60 इंडेक्स तक हो तो आप रेड कैटेगरी में हो अगर आपने 41 टू 59 60 के ऊपर हो तो आपने रेड कैटेगरी में हो अगर आप 41 टू 59 इंडेक्स होता है ये पोल्यूशन इंडेक्स करके एक आता है अगर आप इस कैटेगरी में हो तो आप ऑरेंज जोन में हो या अगर आप लोगों ने कम किया है मतलब उससे कम अगर आप कर रहे हो 21 टू 40 पोल्यूशन कर रहे हो तो फिर आप ग्रीन में हो या 20 अप टू 20 है तो व्हाइट में हो ऐसे उन्होंने अलग अलग ऑब्जर्वेशंस दिए हैं इसका चाहिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी अगर आपको पढ़ना होगा तो ये उन्होंने क्या किया एक पोल्यूशन मतलब एमिशन कितना होना चाहिए उसके लिए एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया इंडेक्स के थ्रू
जिसकी वजह से उसी लिमिट में आपको एमिशन करना पड़ेगा कार्बन का या जो भी हैजार्डस वेस्ट है आपका उसका। उसके बाद लाइसेंस दो, लाइसेंस देते वक्त ध्यान रखो प्रोडक्शन कोटा सेट करो, या जो भी प्रोडक्शन प्रोसेस है वो कैसे होना चाहिए जिसकी वजह से पोल्यूशन ना हो उस पर फोकस करो। इसके अलावा प्रोहिबिट करने का, सीधा प्रोहिबिट कर दो, कुछ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्शन ही नहीं करना है। या फिर स्मोकिंग बैन कर दिया है, जैसे पब्लिक एरियाज में स्मोकिंग कंप्लीटली बैन है, और अगर कोई भी रेस्टोरेंट में भी अगर उनको स्मोकिंग एरिया रखना है तो वो अलग से रखते हैं, ऐसे पब्लिकली अलाउड नहीं है। उसके लिए भी उनको परमिशन लेनी पड़ती कि हमको स्मोकिंग एरिया रखना है टाइप्स ऐसा रेस्टोरेंट में। उसके अलावा स्ट्रिंजेंट रूल्स लेकर आओ कि टोबैको एडवर्टीजमेंट पैकेजिंग लेबलिंग को लेकर स्ट्रिंजेंट रूल्स रेगुलेशंस लेकर आओ। एलिवेशन के लेकर आप लॉज लेकर आओ, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आया था 1986, या कोई कंट्रोल डिवाइसेस लेकर आओ जिसकी वजह से आप ये चेक कर सको कि कितना वाटर पोल्यूशन हो रहा है, कितना एयर पोल्यूशन हो रहा है। जैसे रिसेंटली मैंने देखा था एक बंदे ने एक बाइक इनोवेट करी है, मतलब अगर आप लोगों ने ड्रिंक किया है एंड इफ यू ट्राई टू ड्राइव तो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होगी। तो या फिर आपने अगर हेलमेट नहीं पहना है तो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होगी। तो वैसे ही सिमिलरली कि पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए डिवाइसेस क्रिएट करो, या फिर जैसे आपका जो ये बेसिकली जो ग्रीन हाउस एमिशन होता है उसका कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए फोकस करना पड़ेगा। तो इसलिए जैसे यूजुअली लोग क्या करते हैं, उन्हीं गुड्स का सर्विसेज का प्रोडक्शन करेंगे जहाँ पे एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस अबेटमेंट एक्सपेंडिचर। अबेटमेंट एक्सपेंडिचर मतलब क्या, ग्रीन हाउस एमिशन को रिड्यूस करने का जो कॉस्ट लगेगा ये इंक्लूड करके अगर आपका कॉस्ट कम आता है एज कम्पेयर टू योर रिटर्न्स, तो वो ट्राई करो कि उन्हीं वही इंडस्ट्रीज में लोग काम करना स्टार्ट करें। तो इसके लिए अबेटमेंट एक्सपेंडिचर को ऐड करना स्टार्ट करो जहाँ पे ग्रीन हाउस एमिशन को रिड्यूस करने के लिए कॉस्ट लगेगा लोगों को या फैक्ट्रीज को। या फिर स्पेशल बॉडीज को एस्टैब्लिश करो, जैसे मैंने अभी दिखाया आपको एनवायरमेंट फॉरेस्ट कंट्रोल वाला, या कंट्रोल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, अभी जस्ट एग्जांपल दिए मैंने आपको, वैसे आपको स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, बोर्ड्स को एस्टैब्लिश कर सकते हो। तो बेसिकली आपने क्या किया, आपने फैक्ट्रीज या कंपनीज या कॉर्पोरेशंस को बोला पोल्यूशन करो ठीक है, लेकिन लिमिटेड लेवल तक ही करना है, लेकिन लिमिटेड लेवल तक ही करना है। दैट इज नथिंग बट डायरेक्टली कंट्रोल कर दिया, बात खत्म कर दी। दूसरा है मार्केट बेस्ड अप्रोच। मार्केट बेस्ड अप्रोच बेसिकली क्या है, देखो कुछ कंपनीज या फैक्ट्रीज ऐसी होती है कि जो बोलती है कि भाई हम ये लिमिट में नहीं बैठ सकते, हमारा इससे ज्यादा ही होने वाला है पोल्यूशन। तो गवर्नमेंट क्या बोलता है, ठीक है तो कितना भी पोल्यूशन करो लेकिन उसके लिए फिर कॉस्ट बेयर करो। ये क्या था, ये था कि जहां पे तुमको कंट्रोल किया जाएगा, डायरेक्टली मना किया जाएगा, लिमिट में लाया जाएगा। लेकिन ये लोग क्या बोल रहे हैं, हम लोग लिमिटलेस है ना, डर के आगे जीत है, हम लोग लिमिटलेस है, अब बताओ कैसे कंट्रोल करेंगे। तो लिमिटलेस लोगों के लिए ये है मार्केट बेस्ड अप्रोच, जहां पे तुम लिमिटलेस कर रहे हो ना तो यू पे फॉर इट, इट्स लाइक दैट। तो वो कैसे करोगे, तुम एनवायरमेंट टैक्स लगा दो, सीधा एनवायरमेंट टैक्स लगा दिया, या कैप एंड ट्रेड पॉलिसी लेकर आ गए कि भाई ये कैप है, ये हाईएस्ट लेवल ऑफ पोल्यूशन है, अगर इसके ऊपर लाया तो तुमको पेनलाइज किया जाएगा, या जो भी अगर तुमने उससे कम किया तो तुमको इंसेंटिव दिया जाएगा। तो कैप एंड ट्रेड सिस्टम लेकर आओ या टैक्स सिस्टम लेकर आओ। तो टैक्स सिस्टम इज द बेस्ट मेथड, ये एग्जाम में आ सकता है, ये ध्यान रखना कौन सा वाला। वन ऑफ द मेथड ऑफ ensuring the internalization of negative externalities is imposing a pollution tax। ये लाया किसने है, इसी पिग्यू ने लाया था, इसलिए इसके बाद उसको पिग्यूवियन टैक्सेस ऐसा बोला जाता है। सो बेसिकली इट्स नथिंग बट व्हाट, मेकिंग द पोल्यूटर पे फॉर इट। तो जितना ज्यादा आपका पोल्यूशन उतना ज्यादा आप टैक्स पे करो। बट ये जो टैक्स वाला जो मतलब जितना ज्यादा टैक्स उतना ज्यादा पे करने वाला जो है, उसमें एक थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है। कौन सा प्रॉब्लम आता है, एडमिनिस्ट्रेशन का प्रॉब्लम आता है। एडमिनिस्ट्रेशन का प्रॉब्लम मतलब क्या होता है, देखो कि पहली बात तो तुम कैसे कैसे डिसाइड करोगे कि यार कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, कॉस्टली हो जाएगा, तुम कैसे डिसाइड करोगे कि पोल्यूशन कितना किया। तो पहली तो कॉम्प्लेक्स एंड कॉस्टली एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस है। दूसरा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपके जो गुड्स है वो इन इलास्टिक है, तो यार इन इलास्टिक गुड्स का प्रोडक्शन करना ही पड़ेगा, फिर चाहे कितना भी पोल्यूशन क्यों ना हो। तो इन इलास्टिक गुड्स अगर है तो टैक्स भले ही कितना भी हो लेकिन फिर भी प्रोडक्शन करना पड़ेगा। तो यूजुअली क्या हो जाता है, एक तो इनसिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन द रिडक्शन इन डिमांड हो सकता है, अगर इन इलास्टिक गुड्स पर अगर आप ज्यादा पोल्यूशन टैक्स लगा देते हो तो। एंड दूसरा, अगर ऐसा हुआ तो प्रोड्यूसर क्या कर सकता है, प्रोड्यूसर ये देखेगा यार इन इलास्टिक गुड्स है, गुड्स तो बनाने अपने को, अगर इधर ज्यादा टैक्स है तो एक काम करते हैं ऐसी जगह पे जाओ जहां पे टैक्स कम लगेगा। तो वो क्या हो जाएगा,
ऐसी जगह पे जाकर वो प्रोडक्शन करेंगे जहाँ पे टैक्स कम होगा, व्हिच मे नॉट बी इंडिया। और या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो बर्डन पूरा शिफ्ट कर देगा बाय चार्जिंग अ हाई प्राइस, बिकॉज इन इलास्टिक गुड्स है। इन इलास्टिक है तो कंज्यूमर झक मार के आएगा आपके पास गुड्स लेने के लिए, तो अगर वो आ ही रहा है तो उस पर पूरा बर्डन शिफ्ट कर दो, डालो पूरा का पूरा प्राइस उसी पे, प्राइसेस बढ़ा देंगे। तो दिस इज हाउ इट विल वर्क। सो ये अगेन बैकफायर करेगा। अलोंग विद दैट एम्प्लॉयमेंट पे, इन्वेस्टमेंट पर भी असर होगा कि वो ट्राई करेंगे कि ऐसी कंट्रीज में जाए जहाँ पे लो टैक्स होगा। तो ये दिस इज हाउ इट विल वर्क। तो ये तीनों प्रॉब्लम्स इंपॉर्टेंट है अगर आपको पोल्यूशन टैक्स लगाना है तो। ये हो गया एक एक तरीका। क्या कहा मैंने? ये हो गया एक तरीका निगेटिव एक्सटर्नैलिटी में जो पोल्यूशन है उसको कंट्रोल करने का। पहला तरीका इज टैक्स। दूसरा तरीका है ट्रेडेबल एमिशन परमिट्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग मतलब कॉन्सेप्ट है ये समझ लो, बात खत्म हो जाएगी तुम्हारी। ट्रेडेबल एमिशन परमिट्स क्या होता है? आपको ना फिक्स्ड नंबर ऑफ परमिट्स दिए जाते हैं। मतलब आपको बोला जाता है भाई 100 यूनिट तुम पोल्यूशन करो, कोई दिक्कत नहीं, 100 इंडेक्स का पोल्यूशन करो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे एक फिक्स्ड परमिट दिया जाता है, फिक्स्ड टोकन दिए जाते हैं, फिक्स्ड नंबर ऑफ परमिट्स दिए जाते हैं। जिसके पास ज्यादा अच्छा टेक्नोलॉजी है, जिसकी वजह से पोल्यूशन कम हो जाएगा, पोल्यूशन कम हो जाएगा तो ठीक है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि भाई लोगों के पास टेक्नोलॉजी इतनी कॉस्टली हो जाती है जिससे पोल्यूशन रिडक्शन होगा, तो वो क्या बोलते हैं, भाई ये टेक्नोलॉजी तो हम बाय नहीं कर पाएंगे, ये टेक्नोलॉजी हम बाय नहीं कर सकते क्योंकि बहुत पैसा जाएगा इसमें। तो वो क्या करते हैं, वो परमिट्स को, ज्यादा से ज्यादा परमिट्स को बाय करते हैं कि भाई हमें परमिशन दे दो कि हम कितना भी पोल्यूशन कर पाए। तो इसकी वजह से क्या होता है, उनका कॉस्ट इंक्रीज होता है, बिकॉज दे आर बाइंग परमिट्स। परमिट बाय करना तो कॉस्ट बढ़ेगा, कॉस्ट बढ़ेगा तो उनका जो कॉम्पिटिटिवनेस है इन द मार्केट वो कम हो जाएगा। अगर उन्होंने प्राइस नहीं बढ़ाया तो, जिसकी वजह से प्रॉफिट भी कम होगा। तो या तो वो प्राइस बढ़ा देंगे, या तो फिर प्राइस नहीं बढ़ाया तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। और अगर प्रॉफिट कम हो रहा है, प्रॉफिट कम हुआ तो प्राइस बढ़ेगा नहीं, प्रॉफिट कम हो जाएगा तो उनका अगेन वो डिसइंसेंटिवाइज हो जाएंगे। वो शायद वहाँ प्रोडक्शन करें उन सारे गुड्स एंड सर्विसेज का। या तो फिर जो ऐसी टेक्नोलॉजी ले रहे हैं जिसमें पोल्यूशन कम हो जाता है, तो वो क्या करेंगे, वो परमिट बाय नहीं करेंगे, वो अपने परमिट को सेल करेंगे। मतलब क्या, सपोज मान लो आपके पास 100 गुड्स है, ठीक है, 100 परमिट्स है, तो 100 परमिट्स में से मैंने 50 परमिट्स का इस्तेमाल कर दिया, 50 अभी भी बाकी है। तो किसी और ने जो एक्सेस परमिट जो किया होगा, मतलब एक्सेस जो एमिशन किया होगा या एयर पोल्यूशन किया होगा, मैं बोलूंगा एक काम कर, मेरे पास 50 एक्स्ट्रा है, तो मेरे से परमिट लेकर जा, मुझे पैसा दे दे। तो इसकी वजह से वो क्या करेंगे, यहाँ पे सेल करेंगे उन परमिट्स को। भाई मैंने कम किया है पोल्यूशन, तो तूने ज्यादा किया है, तो ऑफसेट हो जाएगा, तू ले ले मेरे परमिट्स। तो इस तरीके से वो परमिट सेल करेंगे, जिसकी वजह से अगेन इसका पूरा अपोजिट होगा, मतलब कॉस्ट कम होगा, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगा, या प्रॉफिटेबिलिटी भी उनका ज्यादा होगा। तो दिस इज हाउ द ट्रेडेबल परमिट एमिशन परमिट वर्क्स। तो ये पूरा मैंने यहाँ पे आपको एक शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन कर दिया है। मतलब ट्रेडेबल एमिशन परमिट्स क्या होते हैं? कार्बन क्रेडिट्स होते हैं बेसिकली, जो कि अलाउ होता है कि आप पर यूनिट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने के लिए कितना पोल्यूशन कर सकते हो एनवायरनमेंट में। उसका एक कैप वो फिक्स करेंगे और आपको परमिट्स देते जाएंगे। उसके बियॉन्ड अगर आपको जाना है, परमिट बाय करते जाओ, परमिट बाय करते जाओ और कॉस्ट बढ़ाते जाओ अपना। तो इस तरीके से पेनलाइज किया जाता है। तो ये जो पेनल्टी दी जाती है, ये सारा ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से था? 1994 में यूएसए ने ये किया था, सल्फर डाइऑक्साइड एमिशन के टाइम पे परमिट्स को इशू करके। लेकिन अगेन इंडिया में ये वर्क नहीं करता है। लेट मी टेल यू दिस, इंडिया में ये परफॉर्म नहीं किया जा सकता, ये मैकेनिज्म नहीं चलता है। बट वी हैव अदर मैकेनिज्म्स लाइक अचीव एंड ट्रेड स्कीम्स, या कार्बन डाइऑक्साइड अगर जो एमिशन कर रहा है उस पर सेस लगा दो। आज तो सेस नहीं है बिकॉज वी हैव जीएसटी, बट वी हैव जीएसटी सेस। सेस इज नथिंग बट टैक्स ऑन टैक्स होता है बेसिकली। तो टैक्स पे टैक्स लगाना। इग्नाइट एंड पीट ऐसा है। इग्नाइट एंड पीट का मतलब समझा देती हूँ। इग्नाइट एंड पीट मतलब ये होता है, पीट का मतलब होता है एक सॉफ्ट क्रम्बल डार्क ब्राउन सब्सटेंस होता है, जो कि आपके मतलब ऑर्गेनिक मैटर से डेड, मतलब बेसिकली कोल निकालने के बाद जो बंजर जमीन होती है, तो उसको फायर आग लगाकर फिर वो वापस से उसको सही करना होता है। तो वो इग्नाइट एंड पीट ऐसा एक कॉन्सेप्ट होता है। या फिर रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशंस क्रिएट करना, रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेशंस देना, इंटरनल कार्बन प्राइसिंग। तो ये सारे सेस लगाना, ये ऐसा बहुत सारा हम लोग करते हैं। लेकिन हम लोग ट्रेडेबल परमिट्स तक नहीं पहुंच पाए। हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, हम लोग एक अपर लिमिट कैप सेट करके देंगे, उसके बियॉन्ड मत जाना, ये बोलेंगे। लेकिन ये सिर्फ एक ही जगह पे बैकफायर करता है, जहां पे जब इनइलास्टिक प्रोडक्ट होगा तो सामने वाला पूरा बर्डन किस पे शिफ्ट कर देता है, कंज्यूमर पे शिफ्ट कर देता है बाय चार्जिंग हायर प्राइस। ये कौन सा था रे? ये था पूरा निगेटिव एक्सटर्नैलिटी। आप ये लिख के रख देना, इतना लिख दिया, इतना समझ गया, बात खत्म हो जाएगी, आपको समझ जाएगा।
तो ये हो गया आपका निगेटिव एक्सटर्नैलिटीज को कैसे इंक्लूड करते हैं। अब देखते हैं पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज को कैसे इंक्लूड किया जाता है। तो पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज को इंक्लूड करने के लिए मतलब बेसिकली जो बेनिफिट मिला है दूसरे को, एक के कांड का बेनिफिट दूसरे को, उसका कैसे इंक्लूड कर सकते हो। corrective subsidies to the producer aimed in increasing the supply of goods and corrective subsidies to consumer for increasing the demand. So basically सब्सिडाइज करो, जो भी अच्छा सही काम कर रहा है उसको क्या करो आप सब्सिडी दे देना, जिसकी वजह से उसका कॉस्ट कम हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक ही एग्जांपल है फर्टिलाइजर सब्सिडी। तो कंजम्पशन सब्सिडी और फी ऑन द एजुकेशन इज अगेन द कंजम्पशन सब्सिडी का एग्जांपल। तो प्रोडक्शन सब्सिडी भी है, कंजम्पशन सब्सिडी भी है, सप्लाई पॉइंट ऑफ व्यू भी समझ गया और डिमांड पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको समझ गया होगा। तो ये बेसिकली एग्जाम्पल है। रिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्टेशन करो, ट्राई करो कि टॉक्सिक वेस्ट जो आते हैं उसको कैसे आप सही तरीके से क्लीन कर सको, वाटर बॉडीज को कैसे प्रोटेक्ट कर सको एक्सेट्रा। तो ये सारे आपके क्या हो जाएंगे, इंटरवेंशन। पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज को इंक्लूड करना कैसे है, उसके लिए गवर्नमेंट कैसे इंटरफियर करेगा उसके बारे में मैंने बता दिया। अब बात करते हैं गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन केस ऑफ मेरिट गुड्स। बिफोर आई गो अहेड विद द मेरिट गुड्स, लेट मी जस्ट एक्सप्लेन यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक गुड्स एंड मेरिट गुड्स। व्हाई? बिकॉज पीपल अंडरस्टैंड, स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है, स्टूडेंट थिंक कि मेरिट गुड्स का मतलब ही ये है कि वो कलेक्टिव पब्लिक गुड्स होते हैं। मेरिट गुड्स इज डिफरेंट, पब्लिक गुड्स इज डिफरेंट। पब्लिक गुड्स जैसे फॉर एग्जांपल स्ट्रीट लाइट, मेरिट गुड्स का मतलब होता है एजुकेशन। मेरिट गुड्स मतलब कि जो इकोनॉमी के लिए अच्छा है। पब्लिक गुड्स भी अच्छा है, लेकिन पब्लिक गुड्स यूजुअली नॉन एक्सक्लूडेबल होता है, नॉन रिवलर्स होता है, मतलब वो राइवल्स क्रिएट नहीं करता है। लेकिन यहाँ पर ये पॉसिबल है इन केस ऑफ कंजम्पशन। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर एक को एजुकेशन मिला, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, अभी 10 बच्चे सुन रहे हैं, तो एक बच्चे ने जो सुना, समझा, एक्सेप्ट किया या पेपर में लिखा, वो अलग होगा एज कंपेयर टू अदर। तो यहाँ पे क्या हो गया, आपने एक्सक्लूडेबिलिटी होगी। मेरिट गुड्स ये एजुकेशन, लेकिन एक का और दूसरे पर बहुत अलग असर हुआ। लेकिन वही पब्लिक गुड्स में क्या होता है, स्ट्रीट लाइट से जो लाइट मुझे मिलेगा वही लाइट तुमको भी मिलने वाला है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो पब्लिक गुड्स अलग होता है, मेरिट अलग होता है। मेरिट यूजुअली पार्शियल फेलियर करता है, मतलब सप्लाई तो होता है लेकिन प्राइस क्वांटिटी में गलत चीजें चलती है यहाँ पे। एंड यहाँ पे तो कंप्लीट फेलियर ही होता है। मतलब पब्लिक गुड्स वैसे यूजुअली पार्क्स वगैरह बनाने के लिए कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन आता नहीं है। तो ये लिख के रख देना कहीं ना कहीं, पहले तो बेसिक ये सब पता होना चाहिए पब्लिक गुड्स एंड मेरिट गुड्स में फर्क क्या है। हमने ऑलरेडी एक फेलियर का रीजन देखा है, मार्केट फेलियर का एक रीजन इज पब्लिक गुड्स। बट बिफोर वी गो अहेड विद द पब्लिक गुड्स, हमें और चीजें समझनी है कि गवर्नमेंट जो है वो मेरिट गुड्स में, डीमेरिट गुड्स में एंड पब्लिक गुड्स में किस तरीके से इंटरवेंशन करता है, या किस तरीके से बीच में आके सारी चीजों को कंट्रोल करता है। तो सबसे पहला तो मेरिट गुड्स आर द गुड्स विच हैव द हाई पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज, दैट इज दे हैव सोशली डिजायरेबल जो गुड्स होते हैं। ये मतलब या तो अंडर प्रोड्यूस्ड होंगे, अंडर कंज्यूम्ड होंगे, या सोशल वेलफेयर मैक्सिमाइज नहीं होगा, जैसे हेल्थ केयर, एजुकेशन, हाउसिंग, प्रोटेक्शन, मैनेजमेंट, पब्लिक लाइब्रेरीज, म्यूजियम्स देखो कभी मैंने नहीं सुना प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस ने बहुत सारे म्यूजियम्स बनाए, नहीं सुना है, क्योंकि नहीं बनाते। पब्लिक पार्क्स नहीं बनाता है। सो ये सारी चीजें आती है आपकी गुड्स में। अब ये जो गवर्नमेंट जो रेगुलेट करता है, गवर्नमेंट जब रेगुलेट करेगा तो जो मेरिट गुड्स होते हैं उसको रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट के पास काफी सारी चीजें हैं, जैसे स्टैंडर्ड बनाओ, रूल्स बनाओ, रेगुलेशंस बनाओ, या प्रोहिबिशन लेकर आओ, या कंपलसरी कर दो। जैसे इंश्योरेंस सब लोग के लिए कंपलसरी कर दो, तो फिर लोगों का इम्यूनिटी सिस्टम भी बढ़ेगा अपने आप, क्यों? क्योंकि कॉस्ट कम पे करने के लिए वो ट्राई करेंगे। एंड या हेलमेट सीट बेल्ट कंपलसरी कर दो, जिसकी वजह से लोगों का मतलब लोगों के लिए अच्छा होगा। या कोई राइट ऑफ चिल्ड्रन फॉर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, मतलब 6 से 14 साल के जो बच्चे होते हैं उनको कंपलसरी एजुकेशन ये कंपलसरी किया है, मतलब लॉ लाया है। तो ये इस तरीके से आप कंट्रोल कर सकते हो इन केस ऑफ मेरिट गुड्स। अब डीमेरिट गुड्स का मतलब क्या होता है? डीमेरिट्स मतलब सोशली अनडिजायरेबल गुड्स, जैसे सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, अल्कोहल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अभी इनको कंट्रोल करने का सबसे बेस्ट तरीका हमें पता है। देखो पहले तो बैन लेकर आना, लेकिन इंडिया के गवर्नमेंट का आधे से ज्यादा रेवेन्यू जो आता है वो अल्कोहल से आता है, बिकॉज दे पे द हाईएस्ट रेवेन्यू, हाईएस्ट टैक्स जो आता है वो वहीं से आता है। तो ये सारी चीजें जो फ्री मार्केट में होती है वहां पर गवर्नमेंट सबसे पहला तो क्या कर सकता है, कंप्लीट बैन लगा सकता है, जो कि इंडिया में पॉसिबल नहीं है। तो इंडिया में इसलिए क्या करते हैं, ट्राई करते हैं कि हम लोग कुछ ना कुछ तो रूल्स रेगुलेशंस लेकर आए, टैक्स ज्यादा लगाए, या निगेटिव एडवर्टीजमेंट कैंपेन्स जो होते हैं उनको कंट्रोल करें, जो डेंजरस गुड्स होते हैं उसका डिस्क्लोजर, फुल डिस्क्लोजर लेकर आए,
स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस लेकर आए या रेगुलेटरी कंट्रोल लेकर आए फ्रॉम स्पेटियल रेस्ट्रिक्शंस। मतलब क्या है, पार्टली रेस्ट्रिक्शंस। जैसे फॉर एग्जांपल स्कूल टाइम में टोबैको की सारी शॉप्स बंद रहेंगी। टोबैको या तंबाकू या सिगरेट्स की सारी शॉप्स जो है वो रात को 10 बजे के बाद खुलेगी। तो जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं उन पर वो असर ना हो इस तरीके से सोचकर, या हाई टैक्स लगा दो, एक प्राइस फिक्स कर दो कि भाई मिनिमम इतना तो चार्ज करना ही करना है ये सारी डीमेरिट गुड्स के लिए, या फिर जितना भी हो सकता है उतना टैक्स बढ़ाकर आप लोगों से पैसा वसूलो। तो ये सारे तरीके होंगे गवर्नमेंट के इंटरवेंशन करने की। ये कितना कुछ डिफिकल्ट लेवल नहीं था इसका, सो बहुत सिंपल था। बट ये ध्यान रखो कि सिगरेट और जो तंबाकू अल्कोहल होते हैं ये हाईली इन इलास्टिक गुड्स में आते हैं। दिस इज द रियलिटी ऑफ इंडिया कि वो हाईली इन इलास्टिक गुड्स में आते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हम लोग ट्राई करते हैं कि जितना हो सकता है उतना टैक्स ज्यादा रहे, जिसकी वजह से दो चीजें होंगी। एक तो जो टैक्स है वो बर्डन पूरा शिफ्ट हो जाएगा कंज्यूमर पर, तो कंज्यूमर का जो प्राइस है वो बढ़ेगा, तो जिसकी वजह से डिमांड कम होगा फ्रॉम कंज्यूमर पर्सपेक्टिव। एंड प्रोडक्ट प्रोड्यूसर पर्सपेक्टिव क्या होगा कि टैक्स इतना ज्यादा पे करना पड़ेगा, इसकी वजह से प्रोड्यूसर भी थोड़ा सा डिस्करेज हो जाएगा फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ दीज गुड्स, जो कि होने नहीं वाला इंडिया में, पर ठीक है ऐसा लिखा है। अगले, गवर्नमेंट इंटरवेंशंस इन केस ऑफ पब्लिक गुड्स कैसे करेंगे। देखो ये सारी जो चीजें होती है, म्यूजियम्स, पार्क्स, इनकी वैल्यू हम लोगों को नहीं है, तो वी ट्राई टू चार्ज फी, बेसिक फी तो एटलीस्ट हम लोगों को चार्ज करनी चाहिए, वैसे आप कंट्रोल कर सकते हो। सो ये हो गया पब्लिक गुड्स को कैसे कंट्रोल करेगा गवर्नमेंट इंटरवेंशन करके। तो अगला आता है प्राइस इंटरवेंशन। प्राइस इंटरवेंशन मतलब क्या, नॉन मार्केट प्राइसिंग। बेसिकली गवर्नमेंट क्या करता है, जो नॉन मार्केट प्राइसिंग होता है, जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होते हैं जहाँ पे प्राइसेस यूजुअली मतलब ऐसे, आज अगर अनियन का प्राइस कुछ और है तो कल जाके कुछ और होगा, तो यहाँ पे रेगुलेशन नहीं है बिल्कुल भी प्राइस को लेके। तो इसीलिए क्या बोलते हैं, नॉन प्राइस मार्केट है। तो गवर्नमेंट क्या करता है, एमएसपी करके कॉन्सेप्ट लेकर आ गया कि भाई कुछ भी हो जाए मिनिमम हम लोग इतना तो दे ही देंगे तुम लोगों को पैसा, अगर आपका प्रोडक्ट मार्केट में सेल नहीं होता है तो। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, तो उसका लिस्ट है, मैंने दिखाया भी था आपको। तो प्राइस इंटरवेंशन जनरली टेक्स द फॉर्म ऑफ प्राइस कंट्रोल्स विच आर लीगल रेस्ट्रिक्शंस। या तो फ्लोर प्राइस सेट कर दो, फ्लोर यानी कि क्या, मिनिमम प्राइस, या तो कैप प्राइस या सीलिंग प्राइस सेट कर दो यानी कि मैक्सिमम प्राइस, इसी रेंज में आपको बेचना है, या एमएसपी सेट करके दे दो, जिसकी वजह से प्राइस इंटरवेंशन लाकर आप कंट्रोल कर सको। इसके अलावा इंफॉर्मेशन कंट्रोल, इंफॉर्मेशन फेलियर की वजह से जो कंट्रोल करना पड़ता है, करेक्टिव एक्शंस लेने पड़ते हैं, उसके लिए क्या करता है गवर्नमेंट, जैसे पहला एक्यूरेट लेबलिंग लेकर आओ, डिस्क्लोजर करने के लिए बताओ, या पूरा इंफॉर्मेशन देना मैंडेटरी है। इसलिए अगर आपने कभी देखा होगा तो सेबी या जो भी म्यूचुअल फंड वाले, पहले ना वो एक लाइन आता था, क्या वो लाइन है, एंड में बोलते हैं ऑल योर इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड ऑल द डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। ये जो लाइन होता ना, पहले ऐसे विद इन, मतलब ऐसे एक सेकंड में सामने वाला पूरा ये दो लाइन बोल के खत्म भी कर देता था। बट अब गवर्नमेंट ने बोला कि भाई ये जो तुम, क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या बोला था कि ये लाइंस बोलना मैंडेटरी है, आपको डिस्क्लोज करना मैंडेटरी है। तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने एक दो सेकंड में पूरे दो लाइन बोल के खत्म हो गए, सामने वाले को समझा भी नहीं कि क्या बोला है। फिर गवर्नमेंट ने क्या बोला कि ये इसी स्पीड से बोला जाए, इतनी स्पीड से बोलो कि सामने वाले को समझेगा। सिर्फ पूरा करना है लॉ, इसीलिए आपने 2 सेकंड में 2 लाइन बोल दिया और बाद में बोलो कि हमने तो लॉ फॉलो किया, तो वो ना हो, इसीलिए ये लॉज, रूल्स, रेगुलेशन, मैंडेटरी डिस्क्लोजर्स, इंफॉर्मेशन लेकर आ गए। या डिसमिनेशन किया, मतलब सर्कुलेट किया इंफॉर्मेशन को, जिसकी वजह से लोगों का नॉलेज बढ़े, लोगों को अवेयरनेस बढ़े। रेगुलेशंस लेकर आ गए जो रॉन्ग मार्केटिंग करते हैं, रॉन्ग एडवर्टाइज करते हैं अपने प्रोडक्ट को रॉन्ग तरीके से। जैसे मतलब बहुत बार ऐसा होता है ना, फिल्म स्टार, सेलिब्रिटीज जो एडवर्टाइज करता है, यूथ उसको फॉलो करता है, तो उन सारी चीजों को लेकर थोड़ा सा उन्होंने रेस्ट्रिक्शंस लाया। ये सारी चीजें करी कहाँ पर, जहां पर उनको इंफॉर्मेशन फेलियर लिख रहा था, वहां पर इंफॉर्मेशन, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन की वजह से जो मार्केट फेलियर हो रहा था, वहां पर गवर्नमेंट ने इंटरफियर किया। उसके अलावा इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन में, मतलब बेसिकली ट्राई करो कि इक्विटी रहे, फेयरनेस रहे इकोनॉमी में। तो ये सारे स्कीम के तहत उन्होंने ये किया, कैसे कि पहले तो सबसे पहले प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स, मैंने ऑलरेडी एक बार एक्सप्लेन कर दिया है। टारगेट बजटरी अलोकेशन, बजट अलोकेट करो, उस हिसाब से आप लोगों को पैसा बांटो। अनएम्प्लॉयमेंट लोगों को कॉम्पेंसेशन दो, जैसे अभी आजकल कैंपेन चल रहा है, इलेक्शन के टाइम पे चल रहा है कि गवर्नमेंट बोल देता है कि 3,000 रुपए पर महीना हम लोग आपको देंगे वगैरह वगैरह एक्सेट्रा। जो अनएम्प्लॉयमेंट कॉम्पेंसेशन कितना देते हैं वो मुझे नहीं पता, बट देते हैं, ऐसा बोलते हैं।
ट्रांसफर पेमेंट्स होते हैं, उसके अलावा सब्सिडीज, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स जैसे पेंशन दे दिया, जॉब रिजर्वेशंस दे दो, लैंड रिफॉर्म्स लेकर आओ, जेंडर सेंसिटिविटी बजटिंग करो, या ब्लैक मनी को इंडिया की ब्लैक इकोनॉमी से बाहर निकलने के लिए इक्विटेबल, बेसिकली ये ट्राई करो कि जो जो चीजें, जो पैसा गलत जगह पे है उसको निकाल के आप सही जगह पे या जिनको जरूरत है वहां तक आप कैसे लेकर आ सकते हो। इसके लिए गवर्नमेंट क्या करेगा, इंटरवेंशन करेगा। दिस इज ऑल अबाउट गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन केस ऑफ इक्विटेबल मार्केट। अब इसके लिए मैंने एक काम किया है, ये पूरा जो चैप्टर है ना इसका बस एक एक बार समझो हमने पूरे चैप्टर में क्या क्या किया। सबसे पहले देखा मार्केट फेलियर क्या होता है, फिर उसका मीनिंग देखा, एक कंप्लीट फेलियर मतलब क्या, पार्शियल फेलियर मतलब क्या। फिर हमने देखा कि मार्केट फेलियर होता क्यों है, उसके 4 रीजंस देखे। मार्केट पावर मतलब मोनोपोली वाला पॉइंट, फिर एक्सटर्नैलिटीज में पॉजिटिव निगेटिव देखा, और उसके अलावा हमने प्रोडक्शन कंजम्पशन वगैरह देखा, मॉरल हैजार्ड्स एंड एडवर्स सिलेक्शन, असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन, वो सारा देखा। फिर पब्लिक गुड्स के बारे में देखा, उसके जो 6 पॉइंट्स थे, फ्री राइडर्स या एक्सक्लूडेबिलिटी या राइवल्स वगैरह इन कंजम्पशन वगैरह, वो वाले 6 पॉइंट्स देखे, उस पर एमसीक्यू आ सकता है। फिर इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन से आप एडवर्स सिलेक्शन या मॉरल हैजार्ड्स कैसे करोगे। इन सब में गवर्नमेंट किस तरीके से इंटरवेंशन करके मार्केट फेलियर को कंट्रोल करता है, एंड अलोंग विद दैट और 4 जगह पे गवर्नमेंट इंटरवेंशन देखे हम लोगों ने। मेरिट गुड्स के केस में, डीमेरिट गुड्स के केस में, नॉन मार्केट प्राइसिंग यानी कि एमएसपी वाला जो पॉइंट था, एमएसपी वाला जो पॉइंट था वो यहाँ था, एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स, जैसे सब पे ब्लैक मनी इंडिया में जो है जनरेट हो रहा है गलत जगह पे, वो सही जगह तक कैसे जाए। तो ये पूरा हम लोगों ने इतना पर्टिकुलरली हम लोगों ने देखा है। इन केस ऑफ मार्केट फेलियर होता क्या है, कब होता है, कैसे होता है, उसको गवर्नमेंट कैसे कंट्रोल करता है। दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई होप सो आप लोगों को, यस एग्जैक्ट 1 घंटा 15 मिनट्स में मैंने ये चैप्टर को कंप्लीट किया है। आई होप सो आप लोग इसका बेनिफिट लोगे। आई होप सो भले ही ये फ्री का है, मतलब मैंने बोला ना कि फ्री राइडर्स होते हैं जिसकी वजह से लोग कदर नहीं करते, तो आई जस्ट होप ये फ्री राइडर्स आप लोगों को, आप लोग इसकी वैल्यू करें, फ्री में भले ही हो बट आप इसकी वैल्यू करें, थोड़ा बहुत लाइक करो, शेयर करो, लोगों को समझाओ, कमेंट्स करो, जिसकी वजह से मुझे भी पता चलेगा कि तुम लोगों को इसका बेनिफिट मिला है। एंड ये एग्जाम से पहले भी आप देख सकते हो, मैंने इंक्लूड ही बनाई है इस तरीके से कि जो पहली बार समझने वाला होगा उसको भी कोई दिक्कत नहीं होगी, जो रिवाइज कर रहा है उसको भी दिक्कत नहीं होगी, और जो फास्ट ट्रैक वाला स्टूडेंट होगा उसको भी दिक्कत नहीं होगी। तो ये पूरा लेक्चर उन सारे स्टूडेंट्स के लिए है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट।